मैनेजमेंट विदाउट मेजरमेंट, ये कितना पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए हम बार बार कई बार हमने मेजरमेंट के ऊपर हमने फोकस करने की कोशिश की है। जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट के यूनिट्स और मेजरमेंट के कन्वर्जन्स, क्योंकि बहुत सारी सिस्टम्स मेजरमेंट में चलती है, तो उसको हम थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर दे ताकि हम सब एक ही पेज पे आ जाए। ऐसा नहीं है कि आज जो हम पढ़ेंगे शायद आपने उसको पहले नहीं देखा होगा। सिंपल वे में इस सेशन को रखने की कोशिश की है, उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया है, क्योंकि यूनिट्स, मेजरमेंट के यूनिट्स और उसके कन्वर्जन्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स या सब सब्जेक्ट्स में हमको आते रहेंगे। बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ मैं आगे बढ़ता हूं कि जो मेजरमेंट की जो सिस्टम्स जो है वो पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की रही है। तो इसको हम देखते हैं कि जो कॉमन मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं और उसका जो कन्वर्जन जो है, क्योंकि दो दो तीन सिस्टम से कभी हम काम करते हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो आज के लिए हमने ज्यादा जो फोकस रखा है वो लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम के लिए रखा है। तो ज्यादातर जो हमारा फोकस जो होगा वो एरिया एंड वॉल्यूम के लिए है, लेकिन क्योंकि एरिया का जो बेस जो होता है वो वॉल्यूम लेंथ से आता है, तो हम लेंथ को भी एक बार समझ लेते हैं, लेंथ के क्या यूनिट्स होते हैं। नॉर्मली एक से शुरू होता है, कोई भी मेजरमेंट की हम बात करें चाहे उसका यूनिट जो भी हो, लेकिन एक से शुरू होता है। 1, 10, 100 एंड 1000। तो ये 1000 जो है वो एक कई बार एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क बन जाता है कई चीजों को डिनोट करने के लिए। तो जैसे कई बार 1000 को के से भी डिनोट किया जाता है, किलो, किलो का जो के होता है तो उससे भी डिनोट किया जाता है। तो ये 1000 जो है वो बैरियर है। 1000 का मतलब है कि एक के पीछे 3 शून्य है। तो आप ये समझ के चलिए कि ये एक लेवल हो गया जब कोई भी बात होती है। इसके बाद हमारा बात चलता है कि इसके बाद एक और शून्य जुड़ जाता है तो हो जाता है 10,000। इसके बाद एक और शून्य जुड़ जाता है तो हो जाता है 1 लाख। लेकिन इसके बाद एक और शून्य जुड़ जाता है तो अब हो जाता है 10 लाख। लेकिन जो आमतौर पे जिस तरह से अब हम व्यवहार में इसको ले रहे हैं, तब हम इसको अब 10 लाख नहीं कहते हैं, हम उसको कहते हैं 1 मिलियन। तो 1 मिलियन का मतलब हो जाता है कि एक के पीछे 6 शून्य है। तो ये थोड़ा सा हटके है, क्योंकि हम जो इंडियन सिस्टम्स में जो बचपन से जो पढ़ के आए हैं उससे क्या होता है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है। लेकिन यहाँ पे वो वाला कभी जो 1000 वाला तो लेते, लेकिन 10 लाख वाला जो है उसको हमने मिलियन नहीं कहा है। तो ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। मिलियन एक दूसरा एक बेंचमार्क है, जब भी कुछ भी डिनोट किया जाता है। तो आपने भी बहुत सारे प्रेजेंटेशंस जो है उसमें देखा था कि मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। तो मिलियन का मतलब है कि जो भी वहां फिगर लिखा हुआ है, अगर आप उसको सही से समझना है तो उसके पीछे और 6 शून्य लग जाएंगे, तो ये हो जाता है मिलियन। और इससे भी जब हम आगे चलते हैं, एक और शून्य जुड़ जाता है तो वो हो जाता है 1 करोड़, जिसको 100 लाख कहा जा सकता है, लेकिन वो आम बोलचाल की भाषा में उसको हम उपयोग नहीं करते हैं। इसके पीछे एक और शून्य जुड़ जाता है तो ये हो जाता है 10 करोड़। तो करोड़, 10 करोड़, इस तरह से हम बोलने के लिए मतलब प्रैक्टिस में है। लेकिन इसके पीछे जब एक और शून्य जुड़ जाता है तो इसका मतलब है कि जब एक के पीछे 9 शून्य जुड़ जाएंगे, 9 शून्य जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 बिलियन। 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। तो जो आपने शाह साहब का प्रेजेंटेशन देखा होगा जो भारत की सिस्टम्स के ऊपर बात कर रहे थे, तो वहां पे बिलियन क्यूबिक मीटर, बिलियन इतना लीटर पानी, तो ये सब बिलियन में फिगर्स वो बार बार वहां पे यूज कर रहे थे। तो बिलियन का मतलब है एक के पीछे 9 शून्य। तो ये इसीलिए मैंने तीन चीजों को येलो से मार्क करके रखा है कि जब एक के पीछे 3 शून्य लगते हैं तो वो 1000 है, जिसको कई बार के से भी डिनोट किया जाता है, किलो से भी। एक के पीछे जब 6 शून्य लगते हैं तो वो हो जाता है मिलियन। और एक के पीछे जब 9 शून्य लगते हैं तो ये हो जाता है बिलियन। तो ये क्योंकि हमारी नॉर्मली जिस तरह से हम सिस्टम्स काम करते हैं भारत में, हम बोलचाल की भाषा में जो काम करते हैं, इससे ये हटके है। इसलिए इसको थोड़ा फोकस करके रखना पड़ेगा,
क्योंकि बार बार ये चीजें आती रहेगी जब भी आपको यूनिट्स या यूनिट के कन्वर्जन करेंगे, स्पेशली व्हेन यू कम टू क्यूबिक मीटर से लीटर में बात करेंगे, तो लीटर में आप बता तो नहीं सकते, तो लीटर में जब बताना होगा तो आपको मिलियन या ऐसे कोई वर्ड यूज करने पड़ेंगे। तो ये चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि यही चीज आगे चलते हुए बहुत सारे आप और भी जो कुछ भी पढ़ेंगे, पानी के वॉल्यूमेट्रिक बातों को भी जब पढ़ेंगे तो इसी के इर्द गिर्द वो बातें रहेंगी सिस्टम से। अब आ जाते हैं कि लेंथ के ऊपर आते हैं। वो तो पहला वाला हमने समझ लिया कि 1000, मिलियन एंड बिलियन। इसके बाद हम आ जाते हैं कि लेंथ के यूनिट्स क्या हैं। अब यहाँ पे है ना, दो सिस्टम्स काम करना शुरू कर देती है, और दो सिस्टम्स की वजह से कई बार हमें इंटरचेंजेस करने पड़ते हैं बहुत सारे यूनिट्स को। तो सबसे पहला जो है, सबसे छोटा लेंथ के मेजरमेंट का जो यूनिट आता है वो होता है सेंटीमीटर, जो नॉर्मली हम देखते हैं, काम में लगाते हैं, जो एक्चुअली बनता है 10 मिलीमीटर से। तो मतलब अगर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर हम मान के चले फॉर आवर प्रैक्टिकल पर्पस, तो वो एक्चुअली है 1 मिलीमीटर। जब 1 मिलीमीटर 10 मिल जाते हैं तो वो हो जाता है 1 सेंटीमीटर। अब जब 100 सेंटीमीटर मिल जाते हैं तो ये हो जाता है 1 मीटर। और जब 1000 मीटर मिल जाते हैं तो ये हो जाता है 1 किलोमीटर। तो मीटर और किलोमीटर वाला काम कई बार आपको मतलब जब भी कैलकुलेशन आएंगे या कोई रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे तो उसमें वो बार बार आपको दिखेगा। तो ये समझ के चलिए कि इसके साथ आपको कुछ ना कुछ कन्वर्जन जुड़ा हुआ है। लेकिन एक सिस्टम ये भी चलता है कि जो एक्चुअली इंच और फीट में चलता है। तो इंच और फीट में चलने वाले सिस्टम्स के रिपोर्ट्स भी आपको कई बार देखने को मिलते हैं। मैंने पास में एक स्केल लगा के रखा है। एक्चुअली ये 4 इंच का स्केल है, लेकिन जब हम छोटे स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे कंपास बॉक्स में एक स्केल आता था, जो स्केल जो था वो 6 इंच का रहता था। तो 6 इंच के स्केल में एक तरफ 6 इंच लिखे होते थे, और दूसरी तरफ ऑलमोस्ट उसी लेंथ के अंदर 15 सेंटीमीटर लिखे होते थे। हालांकि ये माप एग्जैक्ट नहीं है, इट डजंट मीन कि 6 इंच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लेकिन ठीक है, उस पर्पस के लिए चलेगा कि हाँ इतना इसमें हुआ है। लेकिन अगर आप सही मायने में देखना हो तो 1 इंच का मतलब होता है 25.4 मिलीमीटर या 2.54 सेंटीमीटर। तो जब इतने मिलीमीटर या इतने सेंटीमीटर होते हैं तब जाके 1 इंच होता है, ना कि 2.5। प्रैक्टिकली पर्पस से कई बार हम 2.5 ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो 2.54 है। और एक फीट की बात आती है तो फीट का मतलब होता है 12 इंच। ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि इंच और फीट एक ही सिस्टम से आते हैं, तो इसमें इतनी ज्यादा कोई मतलब फिगर में कोई डिस्क्रिपेंसी आपको नहीं दिखेगी। तो ये लेंथ के फिगर्स है। लेंथ वाला जो इश्यू है उसमें थोड़ा सा जो चक्कर जो है ये है कि हमने वहां पे 100 सेंटीमीटर पे 1 मीटर वाला एक कन्वर्जन आता है। इसके बाद हम आगे इसको ले जाते हैं। तो ये लेंथ वाला है। तो सबसे छोटा है मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर इकट्ठे होंगे तो होगा 1 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इकट्ठे होंगे तो होगा 1 मीटर। और ऐसे अब 1000 मीटर इकट्ठे होंगे तब जाके होगा 1 किलोमीटर। तो ये लेंथ में समझ ये सिस्टम्स काम करता है। अब इसको थोड़ा एक ग्राफ के जरिए भी हम समझ लेते हैं कि फ्रॉम द वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू स्मॉलर यूनिट कौन है और लार्जर यूनिट कौन है। तो मिलीमीटर है वो बहुत सबसे छोटा यूनिट है। नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम यूज नहीं करते लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है वो है माइल। आपने कई बार माइलेज कितना है, हम मोटरसाइकिल या कार के बारे में पूछते हैं माइलेज कितना है, तो माइलेज शब्द जो है वो माइल से आया है। तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, मिलीमीटर है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनेगा, सेंटीमीटर से मीटर बनेगा, मीटर से किलोमीटर बनेगा, और किलोमीटर से माइल बनेगा। लेकिन ये सेंटीमीटर और मीटर के बीच में कहीं पे आ जाता है इंच और फीट का सिस्टम। तो सेंटीमीटर से बड़ी चीज होती है उसका नाम है इंच। लेकिन उसको मिला के जब हम फीट बनाते हैं तो फुट जो होता है वो एक्चुअली में मीटर से छोटी यूनिट्स होती है। तो उसके लिए भी कन्वर्जन है कि जब 3.28 फीट इकट्ठे होते हैं
3.28 फीट इकट्ठे होते हैं, तब जाके वो 1 मीटर बनता है। तो ये कन्वर्जन टेबल्स, ये मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जब आप फुट की बात होती है तो आप मान के चलिए कि वो एक्चुअली 1 मीटर से छोटी चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। और जब हम इंच की बात करते हैं तो आप समझ के चलिए कि हम सेंटीमीटर से बड़ी चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लेंथ के यूनिट्स को इस तरह से भी रखने की कोशिश की है। अब हम आ जाते हैं एरिया कैलकुलेशंस के ऊपर। तो एरिया कैलकुलेशंस के हम कैलकुलेशन का सिस्टम्स भी समझेंगे और उसके साथ हम कुछ उसके एग्जांपल्स भी लेंगे ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाए। तो एरिया आपको पता है, अब स्कूल में जब हम पढ़े हैं तो और कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है, ए इंटू बी है। अगर चौकोर है तो ए ही है, अगर रेक्टेंगल है तो ए इंटू बी। तो ए को जब हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया हमको निकल के आता है। अब उसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट के लिए नॉर्मली जो उसका यूनिट होगा, अगर वो मीटर है तो हम लिखेंगे कि ये स्क्वायर मीटर है। अगर वो इंच में है तो हम लिखेंगे कि ये स्क्वायर इंच है। अगर वो किलोमीटर है तो हम लिखेंगे ये स्क्वायर किलोमीटर है। तो मतलब जो लेंथ का यूनिट था वो एम था या इंच था या किलोमीटर था, जो भी था, क्योंकि अब वो दोनों साइड से आ रहा है तो अब उसका यूनिट हो जाता है स्क्वायर। मतलब स्क्वायर इंच होगा या स्क्वायर किलोमीटर होगा या स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर मीटर होगा। अब अलग अलग शेप होते हैं और अलग अलग शेप का हमें एरिया जब निकालना होता है तो ये अलग अलग फॉर्मूलाज जो हैं हमें काम में आते हैं। लेकिन एरिया निकालने के लिए हमने अपना वाटरशेड का एरिया निकालने के लिए हमने अपना एक तरीका निकाला हुआ है। तो शायद ये इतने सारे फॉर्मूलाज हमें काम के नहीं है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसमें एक्चुअली स्क्वायर और रेक्टेंगल को हम आसानी से काम में लगा सकते हैं। तो ये होता है बेसिक एरिया का कैलकुलेशन। अब एरिया के यूनिट्स अब समझना शुरू करते हैं। एक जो है बहुत ही छोटा सा यूनिट है जिसको हम कह सकते हैं, जब 1 फीट बाय 1 फीट अगर कोई चीज इकट्ठी होती है, मतलब एक तरफ से मापो L इज इक्वल टू 1 फीट एंड B इज इक्वल टू 1 फीट, तो ये हो जाता है एक्चुअली में स्क्वायर फीट। तो ये जो स्क्वायर फीट जो है ये एक्चुअली सबसे छोटा यूनिट है। ये नॉर्मली जब हम हाउस कंस्ट्रक्शन करते हैं तब ये यूनिट बहुत यूजफुल है डिस्कस करने के लिए। लेकिन फॉर जो काम हम कर रहे हैं आज एज अ पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, तब ये यूनिट्स का बहुत महत्व नहीं है। हम स्क्वायर फीट वगैरह में इस चीज को नापते नहीं है। और लैंड मेजरमेंट की जब बात होती है और इंडियन सिस्टम्स में जब लैंड मेजरमेंट की बात होती है तो उसमें भी स्क्वायर फुट का कोई जिक्र ज्यादा होता नहीं है। तो उसके बाद हम आते हैं, हाँ ये शिवाली, इसके बाद हम आते हैं स्क्वायर मीटर के ऊपर। तो आपको ये मैंने ग्लेजर पॉइंट जैसा लिया, आपको दिखता है। तो अब हम बात करते हैं स्क्वायर मीटर की, कि स्क्वायर मीटर क्या होता है। तो स्क्वायर मीटर का मतलब होता है कि L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड B इज इक्वल टू 1 मीटर। तो जब हम उसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 1 स्क्वायर मीटर। और ये 1 स्क्वायर मीटर जो है ये बहुत ही बेसिक लैंड मेजरमेंट का सबसे छोटा यूनिट अगर हम मान के चलें तो ये यहां से होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकलिटी कहाँ पे आती है उसको मैं आपको बताता हूं। तो ये उस तरह से समझिए इसको। अब आप समझिए कि एक दूसरा यूनिट आता है, शायद वो भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से शायद उसको समझा गया है। जैसे मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में इसको गूंठा कहा जाता है। इंग्लिश लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो उसको आरे कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि 10 मीटर बाय 10 मीटर, इफ यू मेजर एनी लैंड, कोई भी आप लैंड को जब आप मेजर करते हैं और वो 10 मीटर बाय 10 मीटर होती है तो इसको कहा जाता है आरे। और इसका मतलब होता है कि ये जो लैंड जो है ये 100 स्क्वायर मीटर हो गई, क्योंकि 10 और 10 100 और मीटर का दोनों तरफ से है तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हो गई अपनी 100 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। और ये जो होता है प्रैक्टिकल वे में लैंड मेजरमेंट का सबसे छोटा यूनिट आप इसको कह सकते हैं। कि हाँ, आपको रिकॉर्ड्स पे
नॉर्मली इस तरह का व्यवहार देखा जाएगा। ऐसे भी स्टेट्स है कि जहां पे ये मेजर लैंड मेजरमेंट यूनिट भी हो सकता है। अब इसके बाद आता है हेक्टर। अगर आप यहाँ आ जाए तो ये अब आ जाता है हेक्टर। हेक्टर जो है वो लैंड मेजरमेंट के लिए बहुत ही कॉमन यूनिट है। और आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स देखेंगे जिसमें हेक्टर जो है वो डिनोट किया गया है कि हाँ, ये हेक्टर में इसके पास इतनी लैंड है। तो हेक्टर जो होता है उसका मतलब है 100 मीटर बाय 100 मीटर, 100 मीटर बाय 100 मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया, जब आप 100 मीटर बाय 100 मीटर कहते हैं तो एक्चुअली में कन्वर्ट आप देखेंगे तो 10,000 स्क्वायर मीटर, 10,000 स्क्वायर मीटर लैंड कोई ओन कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अब उसी चीज को अगर कोई पूछे कि भाई आपके पास यही लैंड कितना आरे है, तो आपको उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 आरे हो जाता है। जब 100 आरे हो जाता है तो ये मतलब हो जाता है कि आपका फिर से 1 हेक्टर लैंड है। तो इसको आगे कैसे हमें समझना है इसके ऊपर मैं बात अब नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा। लेकिन इसके बीच में गुंठा से हेक्टर में जाते हुए एक्चुअली दो दूसरे यूनिट्स आ जाते हैं जो नीचे हमने डिस्कस किए हुए हैं। ये यूनिट है एक पहला जो यूनिट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको कहते हैं बीघा। अब बीघा जो है वो जैसे गुजरात में प्रोनाउंसिएट किया जाता है वीगा। अब शायद पश्चिम बंगाल की भाषा में आपने कई सारे सीरियल्स वगैरह देखी होंगी, उसमें कहा जाता है बीघा, 2 बीघा जमीन। तो वो बीघा वहां से आया है। लेकिन बीघा पर से कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट नहीं है। हर एरिया में बीघे का मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। तो आप समझ के चलिए कि जब कोई आपको बोलता है कि मेरे पास 5 बीघा जमीन है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि वास्तव में वो बीघा किस चीज से बना हुआ है और वो कैसे उसको मेजर किया गया है। तो जैसे गुजरात में मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूँ। गुजरात में दो इलाके हैं। एक इलाका ऐसा है कि जहां पे 16 आरे, 16 आरे का 1 बीघा बनता है। और कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिसमें 24 आरे का 1 बीघा बनता है। तो मतलब कि एक जगह ऐसी है कि जहां पे 1600 स्क्वायर मीटर जो है उसको 1 बीघा माना गया है। और कुछ जगह ऐसी है कि जहां पे 2400 स्क्वायर मीटर है उसको 1 बीघा माना गया है। तो आप जो भी इलाके में काम करते हैं और ऐसा कोई मेजरमेंट यूनिट आता है तो उसके बेस तक आपको जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बीघे का मतलब क्या होता है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते इस मेजरमेंट यूनिट को, क्योंकि जो बहुत ही कॉमन बोलचाल की भाषा में जो यूनिट यूज होता होगा उसी में आप बेटर वे में लोगों के साथ डिस्कस कर पाएंगे। तो बीघा को आप समझ के चलिए कि ये बहुत स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, लेकिन बहुत बार ये बोलचाल की भाषा में बहुत कॉमन हो जाता है। इसके बाद इसमें पास में मैंने दिखाया है दूसरा, जिसको हम कहते हैं एकड़। एकड़, ठीक है। अब ये जो है वो बहुत स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। एकड़ आप कहीं पे भी दुनिया में बोलिए तो उसका मतलब एक ही होता है, बीघे की तरह नहीं है कि वो एरिया से एरिया में बदलेगा। तो एकड़ का मतलब एक ही समझा जाएगा। एकड़ का मतलब होता है कि एक्चुअली वो 40 गुठा है, 40 आरे, 40 आरे जब इकट्ठे होते हैं तब जाके 1 एकड़ लैंड बनती है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप 4,000 स्क्वायर मीटर की बात करेंगे तब जाके वो एक एकड़ बनेगा। ये अभी जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूं वो एक प्रैक्टिकल पर्पस से लिया हुआ अप्रोक्सीमेशन है। एक्चुअली में अगर आप सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में 4,000 स्क्वायर मीटर नहीं है, उसमें कोई ऑड फिगर है, 4,000 से कुछ हल्का सा कुछ ज्यादा है। तो ये 4,000, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं जहां पे वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस को ज्यादा फोकस करना है, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसको 4,000 मान के चलें। अब ये सीधा कन्वर्जन यहाँ पे आ जाइए कि अगर अगर ये 4,000 है और 1 हेक्टर है तो इसका मतलब है कि इफ यू डिवाइड 10,000 बाय 4,000 तो हो जाता है 2.5। तो जब 1 एकड़ 1 हेक्टर की बात आती है तब ये हो जाता है 2.5 एकड़। तो ये एक बीच का एक कन्वर्सेशन है जिसको मतलब समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई मुझे यहाँ कहता है कि मेरे पास 5 एकड़ भूमि है
तो मैं समझ के चलता हूं कि उसके पास एक्चुअली में 1 हेक्टर लैंड है, 2 हेक्टर लैंड है। तो ये बहुत कॉमन होता है, पता नहीं क्यों। जैसे गुजरात की मैं बात करूं तो जैसे हमारे कच्छ इलाका ऐसा है कि जहाँ पे एकड़ बहुत कॉमन व्यवस्था है। मतलब आप गांव में भी जाएंगे, किसी को भी पूछेंगे तो किसान बोलेगा मेरे पास 4 एकड़ भूमि है या 5 एकड़ भूमि है। लेकिन गुजरात के दूसरे पार्ट में बीघे से चलता है। तो हो सकता है कि किस तरह से, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिकली एक रेवेन्यू से आया है। जब ये इस तरह की गवर्नमेंट नहीं थी और हर प्रांत में अपने राजा हुआ करते थे, तो राजा ने जो रेवेन्यू के लिए जो कुछ भी सिस्टम्स बनाई होगी और रेवेन्यू जिस सिस्टम्स के ऊपर यूनिट को इम्पोज किया होगा, मुझे लगता है ये उसी तरह से ये पूरा आगे चलता आया है। तो जिस इलाके में जिस तरह का रेवेन्यू सिस्टम रहा होगा, उसी तरह का बोलचाल की भाषा में उस यूनिट्स के आसपास की चर्चाएं हुई होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अलावा कोई यूनिट्स नहीं होता है। अगर आप मैं हिमालयन टेरेन में गया था तो वहां वो नाली कहते हैं कि इसके पास 5 नाली भूमि है, इसके पास 10 नाली भूमि है। तो उसको भी समझना पड़ेगा अल्टीमेटली कि वो नाली आरे है या क्या है या उसके इर्द गिर्द का है। और उसको फर्दर हमें देखना पड़ेगा कि इसको हम किस तरह से स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि हमारा आगे का जो भी कैलकुलेशंस का जो बेस जो है वो मीटर सिस्टम्स में रहेगा। तो जो भी नॉन मीटर सिस्टम्स में है तो उसको हमें मीटर सिस्टम्स में ले आना पड़ेगा। तो ये टेबल जो है वो एरिया को डिनोट करते हुए, अगर आपका कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये जो वहां पे डिस्कस किया था उसको फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। 1 मीटर बराबर 1 × 1 मीटर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर हो गया। अब एक आरे या गूंठे की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब है 10 स्क्वायर मीटर, 10 मीटर बाय 10 मीटर इज इक्वल टू 1000। सॉरी, यहाँ गलती हो गई है, एक ही आएगा, 100 ही आएगा। जब मैं स्लाइड शेयर करूंगा तो उसको मैं 100 कर दूंगा, 100 स्क्वायर मीटर। और ये जो है ये उसके 16 गुंठा से 1 बीघा होता है या 24 गुंठा से 1 बीघा होता है। एकड़ जो है वो होता है 4000 स्क्वायर मीटर या 40 गुंठा। क्योंकि देखिए वही उसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आप वहां से हो जाएगा। और ये जो है हो जाएगा 2.5 बीघा। अगर वो 16 गुंठा वाला है तो 2.5 बीघा पे 1 एकड़ बनेगा। अगर वो 24 गुंठा वाला है तो 1.6666 बीघा से 1 एकड़ बनेगा। हेक्टर फिर से बहुत कॉमन है, 100 × 100 तो वो हो जाएगा 10,000। अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुंठा और ये हो जाएगा 2.5 एकड़। तो ये जो है वो कुछ सिस्टम्स जो है वो हमें इस तरह से उपयोग में लेना है। ओके, मैं ये जो 1000 जो है जब मैं शेयर करूंगा तो ये 1000 को मैं 100 से रिप्लेस कर दूंगा ताकि आपके पास करेक्ट वर्जन आ जाए इसका। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ के मेजरमेंट होते हैं, लेंथ और विड्थ के मेजरमेंट होते हैं। तो इसके ऊपर से हमें एरिया निकालना रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एरिया कई बार गुंठा में दिया है या कई बार एकड़ में दिया है, तो इसको हमें ट्रांसफर करना पड़ता है दूसरे यूनिट्स में। तो इसके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली हम ये समझ के चले कि दिस यूनिट्स, एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि द यूनिट्स ऑफ दिस 3 डायमेंशन शुड बी सेम। जैसे कुछ भी आपको एरिया या वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना है और आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या फिर आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको देखना है, एंश्योर करना है कि वो 2 या 3 जो भी डायमेंशन है वो मीटर में हो तो सभी मीटर में होने चाहिए, फीट में हो तो सभी फीट में होने चाहिए, इंच में हो तो सभी इंच में होने चाहिए। इसी तरह से सेंटीमीटर और मिलीमीटर में भी सेम है। आप अगर आपके पास एल मीटर में है और बी फीट में है तो अब आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको बेटर है कि आप फीट को मीटर में कन्वर्ट करें ताकि उसके बाद आप आगे का मल्टीप्लिकेशन कर सके। इफ द यूनिट्स आर डिफरेंट देन यूनिट कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। यूनिट कन्वर्जन के लिए आजकल ऑनलाइन बहुत सारे टूल होते हैं कि द मोमेंट आप सर्च करोगे कि मुझे ये यूनिट इसमें कन्वर्ट करना है ऑनलाइन, तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, उसमें आप फिगर डाल दीजिए तो वो तुरंत आपको बता देगा। लेकिन अभी जितना मैंने आपको कन्वर्जन के फिगर्स बताए
उतने सफिशियंट है हमारे काम के लिए। और उसी के बाद जब दो यूनिट्स एक हो जाए, उसी के बाद आपको उसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। अब इंश्योर होके चलिए कि अगर आपने ये नहीं किया है तो जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट गलत आएगा और आपका पूरा आकलन जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो ये नोट के साथ हम कुछ एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। चार या पांच या छह एग्जांपल्स है, उसको बारी बारी से देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक परिस्थिति ऐसी आई कि एक प्लॉट है। एक प्लॉट का जो साइज जो है वो 1356 मीटर बाय 835 मीटर है। एक प्लॉट आपने मेजर किया, कोई किसी का खेत वगैरह है, आपने इतना मेजर किया, तो अब आप इसको कन्वर्ट कीजिए गुठा में, एकड़ में और हेक्टर में। गुठा मतलब आरे, उसमें आप इसको कन्वर्ट कीजिए। अब इसके बीच में जो एकड़ जो है, अगर उस सेंस में देखेंगे तो ये बहुत इसके इसके सिस्टम में सिंक होने वाला यूनिट नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने 4000 मीटर समझ के चले हैं तो आसान होता है उसको काम करने के लिए। अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर मैंने कैलकुलेशन आपके सामने रखा है, उसको हम थोड़ा डिस्कस करके समझ लेते हैं। पहला केस को समझ लेते हैं चलिए, बाकी ऐसे और एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो क्योंकि ये देखिए दोनों यूनिट जो है वो मीटर में है, क्योंकि इसका भी यूनिट हमने मीटर दिया हुआ है, इसका भी यूनिट हमने मीटर में दिया हुआ है, एल है बी है और दोनों मीटर में है, तो हमने इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें सीधा जवाब आ गया कि हमारे पास इतना स्क्वायर मीटर है। तो कुछ 11,32,260 स्क्वायर मीटर लैंड हमारे पास आई है। अब देखिए द मोमेंट, अभी तो बहुत छोटे दो यूनिट्स को हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब उसको भी उच्चारण के लिए पहले हमें उसके शून्य काउंट करने पड़ रहे हैं कि भाई कितने शून्य से वो सिस्टम्स है। तो ये डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इसको और ज्यादा बेहतर वे में समझने के लिए अगर इसको गूठा में कन्वर्ट करना है, इसको मान लीजिए कि हमें आरए में कन्वर्ट करना है, तो आरए में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, उसको हमें 100 से डिवाइड करना है। वहां पे 1000 गलत लिखा था, मैं उसको फिर से करेक्ट करके ही आपको भेजूंगा। तो वो आपको 100 से डिवाइड करना है। तो जब आप उसको 100 से डिवाइड कर हेलो देंगे तो एक्चुअली में हेलो। वो भूमि जो थी उसका मेजरमेंट ये था 11,322.60 गुठा। अब वो 60 को अब थोड़ा भूल जाइए, तो हो गया 11,322 आरे। तो ये कैलकुलेशन हो गया जो अभी प्रैक्टिकल ज्यादा लग रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है कि अगर इसको एकड़ में, अगर यही पीस ऑफ लैंड को हमें एकड़ में समझना है, तो एकड़ में समझने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो मेजरमेंट हमारा आया था ये मेजरमेंट, क्योंकि एक एकड़ का मतलब होता है 4000 स्क्वायर मीटर, तो हमें उसको 4000 से डिवाइड कर देना है। तो जब हम 4000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ गया कि ये 283 एकर्स लैंड है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको लास्ट में पूछा था कि भी उसका हेक्टर क्या है, तो जो आपका स्क्वायर मीटर में जो मेजरमेंट आया था उसको हमने यहाँ 10,000 से डिवाइड कर दिया। ये समझ के चलिए ये 1000 नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में, क्योंकि वहां पे बेंचमार्क हमने दिखाया था 1000, मिलियन, बिलियन, तो कई बार हम ये मिस्टेक्स कर लेते हैं कि हेक्टर को 1000 समझ लेते हैं। तो उसको आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। हेक्टर का मतलब होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। तो हमने जब उसको 10,000 से किया तो 113 एक कैलकुलेशन आया, तो इतना हमारा हेक्टर हुआ। अब एक दूसरा भी एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी होता है कि जब 2.5 एकड़ होते हैं, जब इफ यू सी कि जब 2.5 एकड़ इकट्ठे होंगे तो 1 हेक्टर होता है। तो कई बार आपके पास एरिया एकड़ में होता है, और एकड़ में जो एरिया होता है उसको आप अगर सीधा 2.5 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको हेक्टर में वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे आप समझिए कि 283.06 था, उसको 2.5 से जब आपने डिवाइड किया तो वो 113.22 हेक्टर आंसर आ गया। तो क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि किसानों ने अपनी भूमि जो है वो एकड़ में बताई है, तो हम क्या करते हैं पूरा एकड़ को सीधा टोटल कर लेते हैं, और टोटल करने के बाद उसको सीधा 2.5 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो आंसर आता है हमारे पास हेक्टर में आ जाता है। तो वहां पे हमें फिर से स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करके फिर से 10,000 वाली चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो अब इसका आंसर हमारे सामने है कि ये कितनी भूमि क्या है, स्क्वायर मीटर में कितनी है, गुंठा में कितनी है, एकड़ में कितनी है और हेक्टर में कितनी है। तो ये एक एग्जांपल था जो बहुत सिंपल है, और मतलब
कई बार आपको प्रैक्टिकली आएगा भी सही आपके सामने, लेकिन यहाँ पे समझिए कि ये मेजरमेंट अगर फीट में होता, दोनों मेजरमेंट फीट में होते और उसके बाद अगर ये वाला आंसर पूछा होता, तो ये फीट से हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ता इसको मीटर में। और दो में से एक भी मेजरमेंट अगर यहाँ फीट में दिया होता तो भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता फीट को मीटर में, और उसके बाद हम इस एग्जाम्पल को सोल्व कर पाते हैं। ये एक बहुत ही छोटा क्विक एग्जांपल है कोई समझने के लिए, कि किसी किसान ने मुझे बताया कि मेरे पास 6.25 एकड़ भूमि है। 6.25 एकड़, तो उसका स्क्वायर मीटर कितना हुआ, अगर कोई सीधा सा पूछे तो कुछ नहीं है। हमें पता है कि 1 एकड़ भूमि में 4000 स्क्वायर मीटर आते हैं। मैं फिर से कह दूं 4000 स्क्वायर मीटर नहीं होते हैं, 4000 प्लस कुछ ओल्ड फिगर है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम 4000 गिन के चलते हैं। तो ये 4000 स्क्वायर मीटर जमीन हो गई। तो जितना उसने एकड़ भूमि बताया था उसको हमने 4000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में जवाब आ गया कि इसके पास जो भूमि थी वो 25000 स्क्वायर मीटर भूमि है इसके पास। तो ये क्विक मतलब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं एकड़ से स्क्वायर मीटर या एकड़ से आगे हेक्टर में कन्वर्ट करें। अगर यही किसी ने पूछा होता मेरे से कि भाई मेरे पास इतनी भूमि है और इसको मुझे हेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता? तो कुछ नहीं था, इसको 2.5 से डिवाइड कर देना था, तो जो आंसर आता वो हमारा हो जाता कि भाई हमारे पास इतना हेक्टर भूमि है। एक दूसरा एक एग्जांपल है, एक किसान है जिसके पास ऑलरेडी उसने एल और बी मेजर करके रखा था। तो ये जो था वो 23,426 स्क्वायर मीटर लैंड उसके पास थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 23,426 स्क्वायर मीटर लैंड थी। अब आपको इसको एक्सप्रेस करना है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जैसे दर्ज होता है। तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कैसे दर्ज होता है? गवर्नमेंट जैसे ज्यादातर केसेस में गवर्नमेंट पहले हेक्टर, पूरे हेक्टर को लिखती है, उसके बाद पूरे आरे को लिखती है, और उसके बाद स्क्वायर मीटर में लिखती है। तो इसको समझना है इसका मतलब क्या है। ये इसलिए भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि कई बार जब आप गांव में जाएंगे या सरकार के पास से डेटा लेके आएंगे, स्पेशली रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जब आप डेटा लेंगे, तो हो सकता है कि उसने सिस्टम्स को ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है कि 5, उसके बाद हाइफन छोड़ दिया है, उसके बाद लिखा है 3, और उसके बाद लिखा है 56। तो इसका मतलब है कि वो 5 हेक्टर की बात कर रहा है, 6 आरे की बात कर रहा है, और बाकी उसके स्क्वायर मीटर की बात कर रहा है। तो ये एक तरीका होता है सरकार का अपने रिकॉर्ड्स को लिखने का। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो एक सबसे पहले होता है कि 10,000 स्क्वायर मीटर लैंड जो है वो 1 हेक्टर बनाती है। तो हमारे पास जो भी फिगर है उसको हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो फिगर आ गया वो फिगर हो जाएगा हमारा हेक्टर में। लेकिन उसने पूछा क्या है? हेक्टर डेसिमल में नहीं पूछा है। अगर अगर मैं ये लिख दूं 2.34 हेक्टर या 2.3426 हेक्टर, तो ये आ गया कि ये हेक्टर वी आर एक्सप्रेसिंग इन अ डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद वाली हम चीज समझते हैं। लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड में डेसिमल सिस्टम्स में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। वो क्या करते हैं कि ये जो 2 हेक्टर जो है उसको तो वो हेक्टर मानने को तैयार है, लेकिन अब ये डेसिमल सिस्टम्स को नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो जो इंटीजर जो है, डेसिमल से पहले जो फिगर है इंटीजर है, वही हम गिनेंगे हेक्टर को, और बाकी को हम नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि 2.03426, तो ये हमारा अभी भी स्क्वायर मीटर में पड़ा हुआ है, अभी भी स्क्वायर मीटर में पड़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारा इतना हेक्टर और इतना हमारा स्क्वायर मीटर हो गया। लेकिन सरकार ने अभी भी हमसे पूछा है कि आपको उसके बाद हमें बताना है आरे। तो आरे के लिए हमें क्या करना है कि आपको 3,426 अब बच गया था यहाँ, तो 3,426 को अभी हमें कन्वर्ट करना है आरे में। तो आरे में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाता है, इसको जब, क्योंकि आरे का हमें पता है कि 100 से डिवाइड करना है, जब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 34.26। अब फिर से आप समझिए कि अब ये फिर से जो रिस्पॉन्स जो हमें आ गया वो डेसिमल में आ गया, लेकिन यहाँ डेसिमल में नहीं पूछा गया है। तो इसका मतलब हो गया कि आपका 34.26 ऐसे नहीं लिखना है, दिस इज 34.0.26। तो इसका मतलब हो गया कि 34 आरे है एंड 26 स्क्वायर मीटर है। तो अगर इसको जब सरकार अगर अपने रिकॉर्ड पे लिखेगी ये भूमि को 23,426 स्क्वायर मीटर को, तो अपने रिकॉर्ड पे ऐसे लिखेगी
कि ये किसान के पास 2 हेक्टर 34 RA एंड 26 स्क्वायर मीटर लैंड है। तो ये बहुत कॉमन तरीका है लैंड रिकॉर्ड्स में। आप जब डेटा देखेंगे तो इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि अक्रॉस द कंट्री शायद इसी तरह से होगा, लेकिन जब काम करते हुए काफी जगहों पे हमने देखा है कि लैंड रिकॉर्ड इस तरह से एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो ये एग्जांपल आपके सामने इसलिए भी शेयर किया कि अगर आप ऐसा कुछ लेते हैं तो ये डेसिमल नहीं है, आप इसको सीधे सीधा मतलब डोंट से कि आप इसको डेसिमल में क्या करते हैं, 10 का हम सीधा टोटल कर देते हैं। हमने 10 किसानों से एरिया लिया और इसको सबको एट द रेट ऑफ सम कर दिया। तो एट द रेट ऑफ सम करने से नहीं चलेगा, आपको पहले स्क्वायर मीटर है उसका टोटल करना पड़ेगा। स्क्वायर मीटर में से जितना आरए में कन्वर्ट हो सकता है उसको आरए में जाना देना पड़ेगा, उसके बाद आरए को टोटल करना पड़ेगा, उसके बाद उसको हेक्टर में जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप उसको टोटल कर सकते हैं, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम्स पर से नहीं है। हालांकि चलती 10 के गुणांक में है, लेकिन पर से डेसिमल सिस्टम्स नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो आपको प्रैक्टिकली कई बार फील्ड डेटा के साथ, या फील्ड डेटा के साथ नहीं लेकिन गवर्नमेंट डेटा के साथ आपको कई बार ये चीजें देखनी पड़ेगी। स्पेशली विलेज लेवल के रिकॉर्ड्स इसी तरह से मेंटेन किए हुए थे। अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वरना नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। सेम वे में एक आपके पास एक और एक इश्यू आया कि एक किसान जो है उसका अपने लैंड रिकॉर्ड लेके आए हैं, तो 3 हेक्टर 24 RA एंड 65 स्क्वायर मीटर लैंड है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि उसके पास एकड़ कितना है। आप जहां पे काम कर रहे थे हो सकता है कि वो एकड़ में ज्यादा प्रचलित इलाका है, उसका आपका एकड़ कितना है। तो जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में स्क्वायर मीटर को उस सिस्टम में कन्वर्ट किया था, अब यहाँ हमें पूरा रिवर्स केस करना पड़ेगा। रिवर्स केस का मतलब हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब हमें ये पता था कि 1 हेक्टर बराबर 10,000 स्क्वायर मीटर है और 1 RA बराबर 100 स्क्वायर मीटर है। तो 3 हेक्टर जो था, हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक काम करने की कोशिश करें कि हेक्टर, RA और स्क्वायर मीटर, ये सभी को एक बार हम स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। तो 3 हेक्टर जो है उसको हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 30,000। 24 RA को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2400। और क्योंकि 64 तो खुद ही स्क्वायर मीटर है तो उसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 30,000 प्लस 2400 प्लस 65, तो ये हो गया 32,465 स्क्वायर मीटर। अब क्योंकि एकड़ में हमें पूछा है तो हमें प्रैक्टिकली हमें पता है कि एक एकड़ भूमि के लिए हमें उसको 4,000 से डिवाइड करना है। तो हमने उसको 4,000 से इस फिगर को डिवाइड कर दिया। जब हमने उसको 4,000 से डिवाइड कर दिया तो अब हमारे पास आंसर हो गया कि एक्चुअली में ये जो यहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब है 8.11 एकड़। वो किसान के पास 8.11 एकड़ लैंड है। सरकार के रिकॉर्ड के ऊपर वो दिखा रहा है 3 हेक्टर 24 RA एंड 65 स्क्वायर मीटर। तो ये प्रैक्टिकली कई बार ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा और यही सिस्टम्स है उसको आसानी से सॉल्व करने का। नेक्स्ट एग्जांपल लेते देखते क्या है। ओके, अब यहाँ पे देखिए किसी का एरिया जो है वो स्क्वायर फीट में है। किसी का 1632 स्क्वायर फीट बाय 436 फीट एक एरिया हमारे सामने डिनोट किसी ने किया हुआ है। तो अब हमें इसको कैलकुलेट करना है कि ये स्क्वायर मीटर में कितना है एरिया। अब आंसर पहले स्क्वायर मीटर में सिंपल रखने के लिए, वरना एग्जांपल लंबा हो जाता है। एक बार अगर आपने उसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो उसके बाद आप एकड़, हेक्टर जो भी जिसमें कन्वर्ट करना है आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि ये दोनों मेजरमेंट जो है फीट में है तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर, क्योंकि मीटर के बाद आपका डेसिमल सिस्टम्स में मल्टीप्लिकेशन आसान होता है। फीट सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच होता है और 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो हमने क्या किया कि एक्चुअली में 1 फीट को कितना होता है तो 12.25। तो इसका मतलब है कि जब आप 1 इंच की बात, 1 फीट की बात करते हैं तो वो हो जाता है 30.48 सेंटीमीटर। आपको पता है जब आप हम थोड़े बड़े हो गए, स्कूल में जब जाने लगे तो अब हमें 6 इंच वाला स्केल नहीं चलता था, हम फीट वाला स्केल लेके आते थे। तो उसमें एक तरफ फीट लिखा होता था, दूसरी तरफ इंच लिखा होता था और दूसरी तरफ सेंटीमीटर लिखा होता था। तो जो इंच लिखा होता था वो तो 1 to 12 होते थे, लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो सेंटीमीटर लिखा होता था वो 0 to 30 होता था, मतलब 1 to 30 होता था। एक्चुअली वो 30 नहीं है, एक्चुअली 30.48 है।
लेकिन कई बार प्रैक्टिकल पर्पज से हम उसको 30 मान के चले तो चलता है, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास कैलकुलेटर है और क्योंकि हमारे पास अब लैपटॉप से हमें कैलकुलेशन करवाना है, तो जितना प्रिसाइज कैलकुलेशन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब हो गया कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर हो गया। तो 3.48 सेंटीमीटर को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 0.0348 मीटर। मतलब ये 1 फीट, अगर यहाँ पे मैं 1 फीट लेता हूं तो इतना मीटर होता है, 0.3048 मीटर। तो अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हमारे दोनों जो फीट में जो फिगर थे वो दोनों फीट में फिगर को इस पर्टिकुलर वे में मल्टीप्लाई कर दिया, और हम मेरे पास दोनों फिगर जो है वो स्क्वायर मीटर में आ गए। जब मेरे पास दोनों मीटर, क्योंकि अब ये डेसिमल में है और मीटर और डेसिमल एक ही आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास आ गया 66,103.47 स्क्वायर मीटर। तो ये इस तरह से आप फीट को भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ ट्रिक जो है वो यहीं पे ये, आप इसको अलग वे में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। आप पहले इसको इंच तक रखो और इंच के बाद आप इसको करो, लेकिन हमें बेहतर लगा कि क्योंकि फिट हमारे पास है तो फिट में उसको मीटर मेट्रिक सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो बाकी का जो काम जो है हमारा बहुत फास्ट हो जाएगा। तो इस वे में आप एरिया को भी अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो फीट से मीटर में। ओके, एक और एग्जांपल जो है लेते हैं। तो ये फार्मर जो है वो 12 बीघा लैंड है उसके पास, और वो जिस इलाके में रहता है वहां पे 1 बीघे का मतलब होता है 16 गुंठा। तो आपसे किसी ने पूछा है कि भाई आप इसको कैलकुलेट करके दिखाओ कि भाई एकड़ में इसके पास भूमि कितनी है। तो उसको हम देखते हैं कि कैसे है, क्योंकि उसके पास जमीन कितनी है ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां पे एक आरे में कितना गुंठा है, मतलब उसका बीघे का यूनिट क्या है, क्योंकि बीघा इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पहले जान लीजिए कि वहां पे कन्वर्जन बीघे का आरे के साथ या गुंठा के साथ किस तरह से है। तो जैसे इस पर्टिकुलर केस में कहा गया है कि 1 बीघा मतलब 16 गुंठा लैंड होती है, तो 12 बीघा कितना हुआ, तो उसने क्या किया कि 12 × 16 कर दिया। तो इसके पास एक्चुअली में सॉरी गुंठा हो गया, यहाँ पे बीघा नहीं होगा, 192 गुंठा हो गया लैंड। सॉरी, मैं इसको भी आपको यहाँ कन्वर्ट करके करेक्ट करके भेजूंगा। तो ये 192 गुंठा हो गया जमीन। तो 192 गुंठा लैंड है, तो हमें पता है कि इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 100 स्क्वायर मीटर पे 1 गुंठा होता है। तो ये फिर से 192 इंटू 100 हो गया, तो 19,200 स्क्वायर मीटर लैंड हो गई। तो अब क्योंकि एक बार स्क्वायर मीटर में लैंड आ गई है तो हमारे लिए काफी आसान हो जाता है उसको एकड़ में कन्वर्ट करने के लिए। तो एकड़ में कन्वर्ट करने के लिए हम 4000 से उसको डिवाइड कर देंगे। जब हमने उसको 4000 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा आ गया 4.8 एकड़ ऑफ लैंड। तो उस पर्टिकुलर किसान के पास, अब उसने कहा कि मेरे पास 12 बीघा जमीन है और मैं इस इलाके में हूँ जहाँ पे शायद आरे का बीघा और आरे के बीच में ये कन्वर्जन फैक्टर चलता है। तो उसका मतलब ये है कि उसके पास 4.8 एकड़ भूमि को किसान ऑन करता है। तो ये भी बहुत बार प्रैक्टिकल आता है कि क्योंकि किसान, कई राज्यों में हमने देखा है कि किसान जो है वो बीघा में ज्यादा कंफर्टेबल है अपने लैंड को एक्सप्रेस करने के लिए। तो उससे आपको अगर कुछ कैलकुलेशन निकालना है तो ये एक तरीका है जिससे आप निकालेंगे आगे का कैलकुलेशन। शायद ये लास्ट एग्जांपल है, आगे शायद और उसके बाद और चीजें हैं। तो ये जो है एक किसान जो है उसे कहा है कि मेरे पास 37 बीघा लैंड है और उसके इलाके में 24 गुंठा पे 1 बीघा होता है, और उसमें हेक्टर पूछा गया है। सिमिलर वे में इसको हमने ये किया है, ये सिर्फ 37 को हमने 24 से, क्योंकि उसके वहां जो 24 गुंठे पे एक आरे होता था, 1 बीघा होता है, तो उसको हमने 37 इंटू 24 कहा, तो वो 828 बीघा नहीं होगा, ये 828 आरे है। मैं इसको भी करेक्ट करके आपको शेयर करूंगा। और क्योंकि ये आरे हमें पता है कि 100 स्क्वायर मीटर पे होता है, तो उसको हमने फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड नहीं करना है क्योंकि हमें स्क्वायर मीटर में आंसर चाहिए। तो हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके पास हमें जवाब आ गया कि इसके पास इतनी स्क्वायर मीटर भूमि है।
अब हमें ये भी पता है कि 1 हेक्टर बनने के लिए 10,000 स्क्वायर मीटर लैंड लगती है। जब आपने 10,000 स्क्वायर मीटर लैंड उसको मल्टीप्लाई किया, फिर से उसको अब डिवाइड करना है। जब आपने उसको डिवाइड किया तो हमें आंसर आ गया कि उसके पास, उस पर्टिकुलर किसान के पास जो भूमि है वो 8.88 हेक्टर है। तो इस तरह से आप वेरियस वे में अभी जो हम सीखे हैं उसको मतलब प्रैक्टिकली यूज करते हुए लैंड फिगर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपका आगे का काम कर सकते हैं। मुझे लगता है होपफुली ये अब लास्ट एग्जांपल था इस पर्टिकुलर में, उसके बाद वॉल्यूम कैलकुलेशंस में आएंगे। प्रैक्टिस के लिए 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि ये सेम एग्जांपल्स जो अभी सॉल्व किए हुए हैं आप उसको रिपीट कर सकते हैं, या फिर आप भी कुछ प्रैक्टिकल्स एग्जांपल सोच सकते हैं और इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि आप थोड़े से आदी हो जाए। और अगर जिस इलाके, जो आपका फोकस इलाका है, अगर वहां पे अगर आप बात करें तो वहां पे किस तरह के यूनिट्स वगैरह चलते हैं, अगर उसको भी आप एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे और बेस्ड ऑन दैट अगर आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको मतलब रियल सेंस में वो यूजफुल रहेगा, क्योंकि हर इलाके में अलग अलग तरीके के मेजरमेंट्स होते हैं। हाँ, यहाँ पे भी बीघा में डिफरेंसेस हैं अलग अलग। हाँ जी। आपके हम्म। वहाँ। हाँ, यहाँ पे भी बीघा अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। वो जो आपने बताया है यूनिट वैसे ही कुछ है, वो मैं हाँ। कंफर्म कर। और तो सर एक चीज जो, जैसे उड़ीसा साइड में डिसमिल होता है, वो क्या होता है? मुझे लगता है पूछना पड़ेगा। डिसमिल मुझे लगता है आरे के साथ जुड़ा हुआ है, वो देखो, डेसिमल डेसिमल से आया है मुझे लगता है। आई कैन टेल दैट, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी वही होता था। ओके। तो छत्तीसगढ़ में एकड़ इज अ यूनिट विच इज यूज। हम्म। उसमें ऐसा होता है, जस्ट अ सेकंड। उसमें ऐसा होता है, 1 एकड़ इज इक्वल टू 100 डेसिमल। हम्म। तो उस हिसाब से होता है। तो 1 एकड़ इज इक्वल टू 100 डेसिमल। तो अगर 100 से कम है जमीन, तो उसका कुछ उस टाइप से कैलकुलेशन होता है। ओके। 0.10 या 0.20 डेसिमल में भी जमीन कैलकुलेट होती है, अगर एकड़ से कम होती है तो। हम्म। ओके। और कोई जगह से कुछ अलग मेजरमेंट यूनिट्स हो? आपने जो डेसिमल का मैं ये समझ रहा हूँ शिवाली जी, आप ये कह रहे हैं कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ में एकड़ इज अ मेन यूनिट, और एकड़ का 100th पार्ट है उसको डेसिमल समझा गया है। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। ऐसे ही कुछ है। हाँ, लेकिन आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, स्पेशली जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होते हैं या पटवारी होता है, तो पटवारी अगर थोड़ा पुराना पटवारी है तो उसको पता होगा कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। हम जरूर। उत्तराखंड में काम करते थे तो उत्तराखंड में वो डिस्कस करते थे कि इसके पास इतनी नाली भूमि है, इसके पास इतनी नाली भूमि है। सर ये वेस्टर्न यूपी में भी बीघा यूज होता है जनरली, बट वहां पे दो तरह का बीघा है। हम्म। एक तो है आपका कच्चा बीघा बोलते हैं उसको, और एक पक्का बीघा बोलते हैं। तो कच्चा बीघा जो है वो छोटा वो बड़ा है, और पक्का बीघा छोटा है। मतलब 1 हेक्टेयर में जनरली कैलकुलेट करते हैं, वो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 12 बीघा होता है। ओके। और एक जगह जो है वो एक हेक्टेयर इक्वल टू 6 बीघा है। ओके। क्योंकि जनरली जो गवर्नमेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है वो सब हेक्टेयर में ही है, दे वर्क ऑन हेक्टेयर। एकड़ हम्म। में वहां पे कहीं पे भी लिखा भी नहीं है, और वो हेक्टेयर में ही है जितना हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है। ओके। हरियाणा में किला चलता है, वो 1 बीघे में 0.62 किला भी होता है, कहीं पे कुछ अलग भी है, किला सिस्टम बोलते हैं उसको। ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, मैंने फिर से कहा कि ये जो है ना, ये जो पूरा जो लैंड मेजरमेंट सिस्टम जो है वो कुछ ना कुछ रेवेन्यू से जुड़ा हुआ था, क्योंकि रेवेन्यू मतलब आप समझिए एक समय ऐसा था कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन होता था उसी के ऊपर टैक्स लेके सरकार मतलब राजा चल सकते थे। तो इसीलिए उसके मेजरमेंट्स यूनिट्स के ऊपर काफी फोकस किया गया। आज वो सिस्टम्स मतलब अब हमारा रेवेन्यू इतना सारा एग्रीकल्चर से नहीं आता है, तो इसलिए शायद जहां से आता है वहां अभी ज्यादा हमारा फोकस है। मैं गुजरात का आपको केस कहता हूं कि ज्यादातर केस में गुजरात में हमने ये पाया है, तो जहां पे भी गायकवाड़ों ने राज किया है वहां पे जब 24 आरे लैंड इकट्ठी हुई तब जाके उन्होंने 1 बीघा समझा। लेकिन गुजरात में जहां पे गायकवाड़ों ने राज नहीं किया था वहां पे 16 आरे या गुंठा इकट्ठा होने पे 1 बीघा माना गया है। तो ये 24 वाला जो वर्ड है उसको अगर हम बहुत ही गांव में कहीं जाके पूछे ना, तो इसको बोलते गायकवाड़ी वीगो। मतलब गायकवाड़ के समय में जो बीघा को डिफाइन किया गया होगा या समझा गया होगा, उसको आज भी लोगों के जहन में है।
तो हो सकता है कि जो कुछ भी लैंड मेजरमेंट सिस्टम्स अभी हम डिस्कस, जो स्टेट्स में आप जाएंगे काम करेंगे या समझेंगे, वो कहीं ना कहीं वहां पे जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम्स था उसके साथ जुड़ी हुई होगी। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये कन्वर्जन वगैरह कुछ भी समझना है तो आप इसको वहाँ के जो सीनियर रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं, या अगर सीनियर पटवारी भी है, थोड़ा पुराना पटवारी भी है, तो भी उससे आप इसको समझ सकते हैं। तो ये एक हो गया पूरा हमारा एरिया कैलकुलेशंस को। अब हम चलते हैं वॉल्यूम कैलकुलेशंस में। वॉल्यूम कैलकुलेशन विद एग्जांपल्स। तो जैसे वॉल्यूम जो है, जैसे एरिया है वो 2 डायमेंशन था, L इंटू बी, लेकिन जो वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल है, L, B एंड H। तो बहुत तीसरा डायमेंशन जुड़ता है, फिर से सिस्टम वही लागू होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ये रेक्टेंगल जैसा कुछ बताया है, जैसे ये रेक्टेंगल जैसा है, तो इसका जो वॉल्यूम जो है वो L, B एंड H, बी है या जो भी है, तो ये L, B, H इसको हमने वॉल्यूमेट्रिकली तरह मान लिया। तो 3 डायमेंशन को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये दूसरा जो है वो भी कॉमन होता है, एक ये जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो पाई R स्क्वायर एंड H। तो ये H जो है उसकी लेंथ हो गई, R उसका रेडियस हो गया, और पाई। तो इस तरह से अगर कोई स्फेरिकल है, अगर कोई क्रिकेट की बॉल है और उसका अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई R क्यूब। तो ये अलग अलग तरह से रेक्टेंगल के भी हो सकते हैं, पिरामिड्स के भी हो सकते हैं, अलग अलग शेप के, ये कोन का भी हो सकता है। तो हर एक के अलग अलग फॉर्मूला हैं जो इजीली अवेलेबल भी हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हम जो यूज करते हैं वो ये हमें ज्यादा काम में आता है। और कुछ भी नहीं है, आपको L, B और H ये तीनों को मल्टीप्लाई करके इस सिस्टम्स को समझना है। ठीक है। सबसे पहले हम वॉल्यूम के और वेट के बेसिक मेजरमेंट को समझ लेते हैं, क्योंकि वेट जो है वो वॉल्यूम के साथ एसोसिएटेड है। वॉल्यूम और वेट जो है वो एरिया के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो वॉल्यूम और वेट कई बार हम एक साथ चर्चा में लेते हैं और अभी भी लेंगे, आज के केस में भी हम इसको कहीं पे लेंगे। तो जो वॉल्यूम के लिए जो सबसे छोटा जो मेजरमेंट का जो हमारा यूनिट जो है जिसको हम यूज करते हैं वो है लीटर। तो जैसे हम घर पे दूध कोई देने आता है, अगर कोई लूज दूध देने आता है तो हम उसे लीटर में लेते हैं। आज हमने 2 लीटर दूध लिया या आज हमने 1.5 लीटर दूध लिया, तो वो है लीटर। जो लीटर जो होता है वो एक्चुअली 1000 मिलीलीटर से इकट्ठा होता है। आप ये समझ के चलिए 1000 मिलीलीटर जब इकट्ठा होगा तब जाके हम कहेंगे कि हाँ ये 1 लीटर हुआ। मार्केट से कई सारी चीजें हम खरीदते हैं जो लीटर में खरीदते हैं। पेट्रोल हम डलवाते हैं तो पेट्रोल हम लीटर में डलवाते हैं कि भाई हमें 5 लीटर पेट्रोल है या 4 लीटर पेट्रोल है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे थोड़ा टर्मिनोलॉजी थोड़ा उससे हट के आएगा, वहां किलोमीटर और किलो लीटर में फर्क आना शुरू हो जाएगा। 1000 लीटर इकट्ठा हुआ तब जाके ये 1 किलो हो गया। किलो का मतलब है कि 1 के पीछे 3 शून्य है जो 1000 के साथ जाता है। अब यही जब हम वॉल्यूम की वेट की बात करते हैं तो वेट में सब जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिगर है वो ग्राम है, और ग्राम जो है वो 1000 मिलीग्राम से बनता है। तो जब 1000 मिलीग्राम इकट्ठे होते हैं तो ये 1 ग्राम होता है। तो कई बार कई सारी चीजें जो है हम ग्राम में खरीदते हैं, भाई हमें 500 ग्राम कोई चने की दाल चाहिए, तो ये बहुत कॉमन है ग्राम में। अब जैसे 1000 ग्राम इकट्ठे हुए तो अब जाके हमारा हो गया 1 किलोग्राम, जिसको हम नॉर्मली अगर आप गुजरात में आ जाए तो गुजरात में बोला जाएगा किलो, कितना किलो है। तो किलो का मतलब वो पूछने की कोशिश कर रहा है कितना किलोग्राम है। तो नॉर्मली कुछ जैसे कुछ सब्जियां हैं, खास करके आलू वगैरह, तो आलू वगैरह हम जो है वो किलो में खरीदते हैं। 2 किलो आलू खरीदना है या 2.5 किलो आलू खरीदना है तो वो किलोग्राम में हम खरीदते हैं उसको। और इसका एक बड़ा यूनिट आगे चल के होता है कि जब 1000 किलोग्राम इकट्ठे होते हैं तो वो हो जाता है 1 मेट्रिक टन।
तो उसका मतलब है कि एक के पीछे 3 शून्य लगे, इतने किलोग्राम है। और ये कई बार इसको 1 मेट्रिक टन को 1 टन या 1 MT भी लिखा जाता है। तो जब 1 टन आप पढ़े तो ये समझ के चलिए कि वो 1 मेट्रिक टन को ही डिस्कस कर रहा है। और यह MT भी लिखा है तो उसका भी मतलब होता है कि ये 1 मेट्रिक टन की बात कर रहा है, तो वो एक्चुअली में 1000 किलो है। आपने ट्रक में कभी भी सामान लोड करवाया है तो आपको पता होगा कि ट्रक की एक परमिशिबल लिमिट होती है वेट को कैरी करने की। नॉर्मली एक जो पर्टिकुलर टाइप की ट्रक होती है उसमें आप 14 मेट्रिक टन सामान लोड कर सकते हैं, 14 मेट्रिक टन से ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये मेट्रिक टन यहाँ से पूरी सिस्टम्स आई है। किलोग्राम में आपने देखा होगा कि पहले आप समझ में आया ऐसा ही कि जब गेहूं की बोरियां बिकती थी, गेहूं या इवन शुगर की, तो वो 100 किलो की बिकती थी। तो वो 100 किलो की जब बोरी बिकती थी तो ये उसमें 100 किलो मतलब ऐसे 100 यूनिट्स डाले जाते थे। आगे चलते हुए थोड़ी प्रैक्टिकल पर्पज से अब इसको 50 किलो में बेचा जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि अब जो बोरी है वो 100 किलो की नहीं आती है। अब तो बहुत रेयर केस में, बहुत ही रेयर केस में कोई बोरी है वो 100 किलो की आती है, अदरवाइज अब वो 50 किलो की आती है। अब उससे भी आगे चल के आजकल के जो ट्रेंड जो चल रहा है उसमें अब वो बोरी की साइज 25 kg हो गई है। तो अगर आप गुजरात में आ जाइए तो गुजरात में ज्यादातर केस में गेहूं जो बिकता है वो एक 25 kg बैग में बिकता है। अब वो 50 में भी नहीं बिकता है और 100 में भी नहीं बिकता है। सीमेंट की थैली आज भी मेरे को लगता है कि पूरे भारत में जो है वो 50 किलो की बिकती है। एक जो बैग हम लेके आते हैं वो 50 किलो की होती है। तो ये जो है कॉमन है। ये जो जी सर, ये जो 1 मन बोलते हैं वो 100 किलो होता है? मैं आता हूँ, आपने सही समय पे सही क्वेश्चन रेज किया और इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में उसका जिक्र भी नहीं है, होना चाहिए था। मैं आता हूँ उसके ऊपर। और ये ग्राम जो है ज्यादातर केस में, बहुत छोटे केस में होता है। और ये जो है अगर आप सोने चांदी कहीं खरीदने जाते हैं तो ग्राम और मिलीग्राम का चक्कर होता है। आप इसको इसलिए भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा ग्राम और मिलीग्राम को, क्योंकि जब हम आगे चलेंगे और वाटर क्वालिटी का असेसमेंट करेंगे तो वाटर क्वालिटी के असेसमेंट के लिए या कई बार सॉइल की क्वालिटी के भी असेसमेंट के लिए वी हैव टू मेजर, हमको उसको मेजर करना पड़ता है। तो मेजर करते हैं तो कौन सा मेजरिंग इक्विपमेंट चलेगा, जो वेइंग स्केल जो है वो कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा, इसके ऊपर डिस्कस होता है। और तब हम कहते हैं कि कम से कम आपको फुल मिलीग्राम रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 5 मिलीग्राम सॉइल लेनी है, अगर वो आपका मशीनी ग्राम को डिनोट करता है तो आप 5 मिलीग्राम कैसे मेजर करेंगे। तो यही इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो इसको जब जितना छोटा वाला चक्कर होगा उतने में आपको ग्राम और मिलीग्राम का चक्कर आएगा। ज्यादातर केस में ये ग्राम मिलीग्राम जो है वो सोना वगैरह, सोना चांदी मेजरमेंट्स के लिए चलता है। लेकिन क्योंकि हमारे लिए पानी सोने से भी ज्यादा महत्व रखता है तो ये मेजरमेंट्स हमें भी जब क्वालिटी असेसमेंट की बात आएगी तो उसके लिए भी आएगा। शिवाली जी, आपका जो प्रश्न जो है मन क्या है, एक जो है मन पूरे भारत में अभी तक मेरी समझ में ऐसा आया है कि 2 तरह के मन चलते हैं। एक जो मन जो है जो मोस्ट कॉमनली चलता है वो है 20 kg का। कि कोई भी अगर आप प्याज है, अगर आपने एक बोरी में 20 kg प्याज को भर के रखा है तो वो 1 मन प्याज माना जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरे भारत में 20 किलो को ही 1 मन माना गया हो। मैं गुजरात की, अगर मैं कच्छ की बात करूं तो कच्छ जिला ऐसा है कि जहां पे 40 किलो को 1 मन माना गया है। कि मतलब अगर एक बोरी में अगर आपने 40 किलो प्याज भरे हैं तब जाके माना जाएगा कि हाँ ये 1 मन है। तो फिर से मन जो है वो बीघे जैसा हो गया, वो स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन इतना है कि जब हम 40 किलो वाला मन यूज करते हैं, अगर थोड़ा आपने किसी व्यापारी से पूछ लिया कि ये मन क्या है तो आपको एक्सप्रेस करेगा ये बंगाली मन है। मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि बंगाल में भी शायद हो सकता है कि 40 किलो को 1 मन माना गया है। और क्योंकि पता नहीं पूरे गुजरात में 20 किलो का 1 मन चलता है लेकिन हमारे कच्छ में 40 किलो का 1 मन चलता है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन रहा होगा।
कि 20 किलो को 1 मन माने या 40 किलो को 1 मन माने, लेकिन हाँ ये कॉमनली यूज्ड होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ट्रांसैक्ट करने के लिए मन को यूज किया जाता है। नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूं तो ज्यादातर केस में क्विंटल को यूज किया जाता है कि भाई कितना क्विंटल होगा, तो क्विंटल का मतलब है 100 kg। जब एक बोरी भरी जाती थी 100 किलो की, तो वो 100 किलो को हम एक क्विंटल कहते थे। तो वो क्विंटल जो है वो 100 kg से आता है। तो 100 kg नॉर्थ इंडिया में जब गेहूं या कोई चावल वगैरह की बड़े पैमाने पे खरीद फरोख्त होती है या प्रोडक्शन को भी डिस्कस किया जाता है, तो वो ऐसा नहीं बोला जाता कि इतना मन होगा या इतना किलो प्रोड्यूस होता है। वहां बोला जाता है कि हाँ यहाँ 12 क्विंटल चावल पैदा होगा या यहाँ पे मेरी भूमि से 25 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ। तो ये क्विंटल जो है वो किलो और मैट्रिक के बीच में है, और इसके बीच में कहीं पे किलो और क्विंटल के बीच में कहीं पे मन आ जाता है जो 20 kg और 40 kg का है। तो ये अगर आप व्यापार करते हैं तो सचेत रहिए, अगर आप मन में सौदा कर रहे हैं तो एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आप जो परचेस कर रहे हैं वो 40 किलो माल परचेस कर रहे हैं या 20 किलो माल परचेस कर रहे हैं, वरना गड़बड़ी हो सकती है। आपको लगेगा कि सामने वाले ने धोखा किया। धोखा तो उसने नहीं किया था क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड पे ही चल रहा था, आपकी समझ गलत हो गई थी। मान लीजिए कि किसी ने मुझे प्याज का दाम बता दिया 20 रुपये मन, तो अब मैं तो समझूंगा कि मुझे 20 रुपये में 40 किलो मिल रहे हैं, लेकिन बेचने वाला तो मेरे को 20 रुपये में 20 किलो बेच रहा था। तो एक्चुअली वो तो सही था, मेरी समझ में फर्क थी। तो इसको थोड़ा आपको रिफाइन कर लेना है। हाँ शिवाली जी, सुनीता जी, ओके। तो ये आपको वही क्विंटल और मन की बात चल रही थी, क्योंकि वो जनरली इन टर्म्स में यूज करते हैं, तो थोड़ा सा उसी के लिए मैंने पूछा आपसे। लीटर और मन का तो इश्यू नहीं है, किलो और किलोग्राम और मन के साथ इश्यू है। तो 20 और 40 आप ये मान के चलिए, अभी तक मेरी समझ में जितना आया है, कुछ इलाके हैं जहां पे 20 किलो पे 1 मन माना जाता है, कई इलाके हैं जहां पे 40 किलो पे 1 मन माना जाता है। तो आप किस इलाके में, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर। ओके, और अब आगे चलते हैं। ये जो कुछ यूनिट्स जो हैं 3 तरह के हम डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही आपको मतलब बहुत कॉमन प्रैक्टिस में आएगा। ये बार बार ये प्रैक्टिस में आएगा। अब ये होता है कि सबसे जो बेसिक यूनिट वॉल्यूम का जो हमारे बहुत काम का है, उसको हम कहते हैं 1 क्यूबिक मीटर, जिसको डिनोट किया जाता है CMT। तो किसी भी चीज के पीछे CMT लिखा है तो आप मान के चलिए कि वो कहने की कोशिश कर रहा है कि ये क्यूबिक मीटर है। क्यूब का मतलब होता है 3। तो ये हो गया 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 1000 लीटर। ये कैसे 1000 लीटर होगा, उसके मेरे पास एक स्लाइड्स है, उसके मैं उसके ऊपर पहले चलिए वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर से इसके ऊपर आते हैं। ओके, वॉल्यूम और वेट में एक पर्टिकुलर कन्फिगरेशन है। वो कन्फिगरेशन ये है कि आपको उस मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी को कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या होता है आप समझिए कि जब भी आपको वेट निकालना है, किसी भी चीज का वेट निकालना है, तो वेट निकालने के लिए आपको वॉल्यूम और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं कि भाई पानी की, तो पानी के केस में क्या होता है कि पानी का हम सब जानते हैं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 है, 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 लीटर पानी जो है, 1 लीटर पानी जो है, उसी को हम 1 किलो लीटर भी पानी मान के चलते हैं कि भाई 1 लीटर पानी मतलब 1 किलो लीटर पानी और 1000 ग्राम पानी, ये 1 एंड ये सब सेम है, क्योंकि पानी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 है। तो अगर आप मैं बोलूं कि 1 किलो पानी है या मैं बोलूं 1 लीटर पानी है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बोथ इज 1 एंड सेम। लेकिन ये इट्स नॉट ट्रू इन केस ऑफ एनी ऑयल या एनी अदर सब्सटेंस विच इज अदर देन द वाटर। तो जैसे यहाँ पे मैंने ग्राउंडनट ऑयल का एक एग्जांपल दिया है कि ग्राउंडनट ऑयल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 से कम है, तो इट्स 0.901। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिनोट की जाती है। हर टेम्परेचर बदलने पे ये बदल भी सकती है।
तो ये जो है आपकी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक वैल्यू हो गई इसकी। अब देखिए ये 1 से स्मॉलर है, क्योंकि एक तो यहाँ नहीं है, इसके बाद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इट्स अ लाइटर देन द वाटर। तो ऑयल ऑलवेज, ज्यादातर केस में ऑयल जो है वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम पाई जाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी पानी में ऑयल को डाला जाता है तो ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरता है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है, पानी की 1 है इसीलिए। लेकिन जब आप खरीदने जाते हैं तो खरीदते वक्त 1 लीटर ग्राउंडनट ऑयल खरीदेंगे तो 1 किलो ग्राउंडनट ऑयल नहीं आएगा। अब आप समझ के चलिए, अब आपको 1 किलो ग्राउंडनट ऑयल नहीं आएगा। जब आप ये खरीदने जाएंगे तो आपको ऑयल आएगा 910 ग्राम, आपको 1000 ग्राम नहीं आएगा। तो जब आप जब यूनिट्स खरीदते हैं तो ऑयल का जब यूनिट खरीदते हैं, स्पेशल ऑयल बॉटल या ऑयल के पाउचेस या टेट्रा पैक आते हैं ऑयल, उसको खरीदेंगे तो आपको देखना है कि आप 1 लीटर में खरीद रहे हैं या 1 किलो में खरीद रहे हैं। गुजरात की मैं बात कर दूं, गुजरात में आज भी ग्राउंडनट ऑयल या कुछ अदर ऑयल्स जो हैं वो 15 लीटर या 15 केजी के टिन में खरीदा बेचा जाता है, क्योंकि अभी भी परिवार जो है वो 15 लीटर वाला यूनिट्स खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। तो उसमें 2 यूनिट्स आते हैं, मतलब डिब्बा तो वही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर एक में लिखा होगा कि इसमें 15 लीटर भरा हुआ है, तो दूसरे में लिखा होगा कि इसमें 15 केजी भरा हुआ है। तो जो 15 केजी वाला होता है उसका रेट थोड़ा ज्यादा होता है, जो 15 लीटर वाला होता है उसका रेट थोड़ा कम होता है, क्योंकि 15 लीटर में एक्चुअली आप देखिए तो कम ग्राम आएगा, जबकि 15 केजी में उसका पूरा ग्राम जाएगा, 15,000 ग्राम ही जाएगा। तो ये जो है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ है। ये सॉइल के साथ भी होता है। मैं मोटे मोटे तौर पे बता दूं, ये जो जैसे वाटर के लिए मैंने बताया कि इसकी 1 है, तो नॉर्मल सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम कहते हैं, उस केस में हम अब स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड यूज नहीं करते हैं, उसको हम वर्ड यूज करते हैं बल्क डेंसिटी। तो सॉइल की जो बल्क डेंसिटी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1.6 या 1.65 के आसपास होती है। मतलब कि अगर आप 1 लीटर मिट्टी उठाई जमीन से और उसको आपने उसको वे किया तो आपका वजन जो है वो 1600 ग्राम के आसपास होगा। अब वो 1 लीटर का 1 ग्राम 1000 ग्राम नहीं होगा, 1600 ग्राम के आसपास होगा। अगर इसमें से जितने भी मैं पोर स्पेस हटा दूं और जितनी भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको भी मैं हटा दूं, और उसके बाद अगर उसको मैं मेजर करूं, जो 100% मिनरल मटेरियल जो होता है उसी का मैं मेजरमेंट करूंगा, तो 1 लीटर जब वो मैं निकालूंगा तो अब उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 2240 हो जाएगा, ऑलमोस्ट इट्स अ 2.24। सो बल्क डेंसिटी इज अराउंड 1.6 और उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 2.24। लेकिन ज्यादातर केसेस में हमें बल्क डेंसिटी से काम लेना पड़ता है, तो वो हो जाता है 1.6 या 1.65, डिपेंड्स कि वो किस तरह की सोइल है, कितना उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट है, तो बल्क डेंसिटी वहां पे काम में आती है। आगे चल के कुछ केसेस में हम इसको इस तरह से यूज करेंगे। यही स्लाइड्स पे फिर आ जाते हैं। तो क्योंकि पानी जो है 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर भरा, एक मेरे पास एक टंकी थी, वो टैंक में मेजरमेंट जो था 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का था, तो वो हो गया मेजरमेंट 1 क्यूबिक मीटर। लेकिन जब ये 1 क्यूबिक मीटर की जब बात आई तो वो हमारा मेजरमेंट हो गया 10,000 लीटर, 1,000 लीटर। तो ये बहुत ही कॉमन हमें यूज करना पड़ता है। कई बार हमारे पास फिगर्स जो है वो लीटर में आते हैं, किसान के पास आपने कुछ भी कैलकुलेट किया, आपको फिगर आ गया लीटर में। जब आपके पास लीटर में फिगर आता है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है सीएमटी में। तो लीटर से सीएमटी और सीएमटी से लीटर बार बार करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्चुनेट इनफ कि उसके पास हमारे पास कन्वर्जन के लिए सीधा 10,000 का ही फिगर है, तो वो बहुत आसान हो जाता है। शाह साहब के प्रेजेंटेशन में एक बार यूनिट्स आते थे आगे चलते हुए, मिलियन क्यूबिक मीटर। तो मिलियन क्यूबिक मीटर का मतलब होता है 100 मीटर बाय 100 मीटर बाय 100 मीटर, तो ये हो गया मिलियन क्यूबिक मीटर। तो ये देखिए मिलियन का मतलब मैंने मिलियन तब समझाया था कि जब एक के पीछे 6 शून्य लगते हैं तो वो मिलियन हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो एक के पीछे 6 हो गया, तो ये हो गया हमारा मिलियन क्यूबिक मीटर। तो इसको एमसीएम से भी डिनोट किया जाता है। एमसीएम आप जब देखें तो समझिएगा कि ये मिलियन क्यूबिक मीटर की बात हो रही है। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो ये 1000 इसके पीछे फिर लग जाएगा, तो ये इतना लीटर हो गया।
अगर ये अब 9 शून्य हो गए, जब ये 9 शून्य हो गए तो आप ये मान के समझिए कि इसका मतलब हो गया 1 बिलियन लीटर। तो ये 1 बिलियन लीटर वाटर और इतना क्यूबिक मीटर वाटर है, और इसका मेजरमेंट ये है। तो तीसरा जो यूनिट जो है, जो एक्चुअली जब आप भारत स्केल पे बात, जब आप स्टेट के स्केल, जब आप गांव के स्केल के बात करेंगे तो शायद आपका ज्यादातर कैलकुलेशन सीएमडी में आएगा। जब आप थोड़ा डिस्ट्रिक्ट स्केल के ऊपर बात करेंगे या थोड़ा स्टेट स्केल पे बात करेंगे तो शायद आपके ज्यादातर कैलकुलेशंस जो हैं वो मिलियन क्यूबिक मीटर में आएंगे। और जब आप देश स्तर की बात करेंगे तो हो सकता है कि आपके ज्यादातर केसेस जो है वो इस यूनिट में है, जिसको हम कहते हैं बिलियन क्यूबिक मीटर, जिसको डिनोट किया जाता है बीएमसी से। ये होता है 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर। तो जब आप 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर करेंगे तो ये देखो किलोमीटर के एक का, दूसरे का, तीसरे का, तीनों के एक 3-3 शून्य यहाँ पे आ गए, और एक के पीछे जब 9 शून्य लगते हैं तो वो हो जाता है बिलियन। तो ये हो गया हमारा बिलियन क्यूबिक मीटर। अगर इसको मुझे समझना है कि ये बिलियन क्यूबिक मीटर मेरा कितना मिलियन हुआ, तो मुझे ये 3 को मैं अगर ढक दूंगा तो बाकी जो मुझे दिखाई देगा यहां से वो हो गया मेरा मिलियन। तो ये हो गया, सॉरी 6 को मैं ढक दूंगा तो ये हो गया हमारा मिलियन क्यूबिक मीटर। और अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 3 शून्य और इसके पीछे लगा देने हैं, तो 3 शून्य हो जाएगा, तो हमारा हो गया इतना क्यूबिक लीटर। अगर इसको पढ़ना है तो ये हमारा हो गया इतना बिलियन क्यूबिक लीटर। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं लैंड और एग्रीकल्चर रिलेटेड वाटर कैलकुलेशंस की, तो अब हम लीटर में बात नहीं करते हैं। आप समझ गए कि लीटर में बात करने पे इतने बड़े बड़े फिगर्स आ जाएंगे कि जिसका कंपैरिजन और उसका वैल्यू सिग्निफिकेंस जो है हम इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादातर केसेस में हमें जो प्रैक्टिकली आएगा वो बिलियन क्यूबिक मीटर और सीएमटी और एमसीएम, ये 2 चीजों को हमें आना पड़ेगा। आज के कैलकुलेशन शायद आपके जो भी होंगे वो मिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास रहेंगे। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम का एक बहुत बेसिक ओवरव्यू था। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स में जाने से पहले आपको यही नोट है कि मीटर को मीटर, फीट को फीट, इंच को इंच, ये ऐसे ही करना है। अगर यूनिट्स 2 अलग अलग यूनिट्स है तो दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट, एक ही तरह से यूनिट सिस्टम्स में ले आना है, और उसी के बाद आपको कुछ भी डिवीजन वगैरह जो कुछ भी करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है उसके बाद आप कर सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं, लेकिन एग्जांपल में जाने से पहले अगर आपके कुछ इश्यूज हो तो इश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ सर। हाँ पूछिए अजय जी। हाँ सर। हाँ सर, टीएमसी के बारे में भी थोड़ा बताइए। टीएमसी किसके? टीएमसी 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 पी टी फॉर तमिलनाडु। हाँ, टीएमसी जैसे हम डैम का गिनते हैं कि ट्रिलियन इतना ट्रिलियन TMC के बारे में बात कर रहे हैं यार। ट्रिलियन होगा, ट्रिलियन जैसे। नहीं नहीं, टीएमसी जैसा होता है कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। जैसे हम डैम में गिनते हैं ना कि इतना टीएमसी वाटर है डैम में, डैम की क्वांटिटी जब मोस्टेड वाटर। देखिए ये हो सकता है कि आप जो एकड़ फीट वगैरह कह रहे हैं, इस ये जो है ना पूरा मतलब एकड़, जैसे एकड़ फीट या हेक्टर मीटर, ये पानी को इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने के लिए कई बार यूज किया जाता है। वो इसलिए यूज किया जाता है वो पर्टिकुलर यूनिट्स को, कि अगर कोई मुझे कहे कि भाई आपको 150 हेक्टर मीटर पानी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 मीटर वाटर कॉलम पानी अगर डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो मैं 150 हेक्टर तक पहुंच सकता हूं। तो ये हो सकता है। लेकिन आपने जो टीएमसी कहा है, तो आपने डैम के बारे में कहा है, तो उसको हम थोड़ा सर्च करेंगे और आपको वी विल रिकनेक्ट। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम हाँ जी, 1 TMC is equal to 1 TMC is equal to 1000 1 मिलियन billion cubic क्यूबिक feet. फीट रहता है। 1 billion फीट cubic में feet है। ठीक है। मैं इसके ऊपर आता हूं। एग्रीकल्चर में फ्रॉम इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फीट को ज्यादा यूज किया जाता है, मीटर को नहीं किया जाता है, क्योंकि फीट का मतलब होता है 30 सेंटीमीटर, और हम मान के चलते हैं कि लगभग एक क्रॉप ग्रो करने के लिए 30 सेंटीमीटर वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड। तो इसीलिए शायद हो सकता है कि वो कैलकुलेशन जो है उसको उस तरह से एक्चुअली मीटर से फीट में लाया, एकड़ से फीट में लाया गया हो।
लेकिन आज उसको हम थोड़ा इश्यू को साइड में पार्क करते हैं, वी विल गेट बैक टू यू जब हम एक्चुअली इरिगेशन को डिस्कस करेंगे। अभी हम रन ऑफ को डिस्कस करना है, तो रन ऑफ को जिस सिस्टम से डिस्कस करना है उसकी जो सिस्टम्स जो हमें लगानी है उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आपके जो दोनों इश्यू हैं आपके, उसको एक बार फिर से जब हम रिकनेक्ट होंगे जब हम इरिगेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आगे चले। ओके, एक छोटा सा केस जो है कि एक टैंक है, टैंक का वॉल्यूम हमें मेजरमेंट दिया गया है 3.2 मीटर बाय 4.65 मीटर बाय 1.32 मीटर। अब ये पर्टिकुलर टैंक जो है इसमें कितना क्यूबिक मीटर और कितना लीटर वॉल्यूम है उसको हमें देखना है। तो क्योंकि ये तीनों जो मेजरमेंट जो हमारे पास मीटर में है तो हम सीधा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि देयरफॉर द वॉल्यूम LBH इन मीटर, तो 3.22, तो ये हो गया 19.6419 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया कि आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और क्योंकि तीनों यूनिट्स मीटर में ही थे तो बहुत आसान था उसको तीनों को मल्टीप्लाई किया करना। लेकिन ये जो है लीटर में कितना था वॉल्यूम, तो लीटर में वॉल्यूम कन्वर्ट करने के लिए उसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। जब हमने उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमें हमारा आंसर आ गया कि ये 19,614.6 लीटर पानी उस पर्टिकुलर टैंक में आ सकता है। तो ये पहला एग्जांपल था, बहुत सिंपल था। अब दूसरे में आते हैं। अब ऐसा है कि एक जो है टैंक जो है उसका डायमेंशन है 6 फीट 16 फीट है एक एल। बी जो है उसका है 6 फीट एंड 2 इंच। देखिए फीट को कभी भी डेसिमल में नहीं लिखा जाता है नॉर्मली। अब देखो, अब वो जिस तरह से हम SMS व्हाट्सएप वगैरह में लिख लेते हैं, कई भाषाएं यूज कर लेते हैं, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि फीट को ऐसे ही लिखा जाएगा। फीट का स्मॉलर यूनिट डेसिमल नहीं है, तो ऐसा लिखा है आपके सामने कि 6 फीट एंड 2 इंच। और तीसरा जो डायमेंशन जो था वो था 3 फीट एंड 1 इंच। तो अब इसका हमें क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले क्यूबिक मीटर में पूछा है, और ये तीनों में से कोई भी क्यूबिक मीटर में नहीं है, तो इसको सीधा हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि ये दो केस में हमारे पास जो वॉल्यूम जो है वो मेजरमेंट जो वो इंच में है, तो इंच वाले को भी सीधा आप फिट नहीं मान सकते, डेसिमल सिस्टम नहीं मान सकते हैं। तो हम इसको बार बार काम करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि 16 को तो हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 192 इंच आ गया। अब 192 इंच को 2.54, क्योंकि एक इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो हमारे पास इतना सेंटीमीटर आ गया। और सेंटीमीटर को जब हमने 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास मीटर में आंसर आ गया कि भाई मीटर में जो है हमारे पास इतना ये हो गया। तो जो 16 फीट जो मेजरमेंट जो था वो हमारा हो गया 4.88 मीटर। ठीक है। अब जो दूसरा यूनिट जो था हमारे पास 6 फीट एंड 2 इंचेस था। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले 6 फीट को कन्वर्ट किया जाए, तो 6 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये 72 आया। तो 72 में वो 2 इंच को हमने ऐड कर दिया तो 74 इंच हो गया। तो 74 इंच को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 2.54 आया। तो उसको मल्टीप्लाई करने पे 187 आ गया। उसको जब हमने 100 से डिवाइड किया तो ये हमारा आंसर आ गया 1.88 मीटर। तो सिमिलर वे में तीसरा जो था 3 फीट एंड 1 इंच, तो 3 फीट इज इक्वल टू 36 इंच, और उसमें 1 इंच ऐड कर दिया तो हो गया 37 इंच। तो 37 को हमने इजीली मल्टीप्लाई कर दिया सेंटीमीटर के लिए, और उसको 100 से डिवाइड कर दिया कि हमें उसका मीटर में आ जाए। तो हमारे पास मीटर में आंसर आ गया 0.94। अब क्योंकि हमारे पास तीनों डायमेंशन जो थे वो मीटर में हो गए हैं, तो वो हो गया 4.88 इंटू 1.88 इंटू 0.94। तो ये हो गया हमारा 8.6239 क्यूबिक मीटर। तो ये इतना मीटर जो है हमारा क्यूबिक मीटर एक्चुअली, क्योंकि ये तीनों मीटर में है, तो इतना क्यूबिक मीटर जो है हमारा वॉल्यूम हो गया उस पर्टिकुलर टैंक का। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए वहां पे हमने 62 ही लिखा है, तो चलेगा प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, लेकिन ये पूरा मेजरमेंट्स अभी आपके पास है। तो इस तरह से अगर कोई भी मेजरमेंट आप फीट में लेते हैं तो उसको भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक लास्ट वाला थोड़ा अलग किस्म का एग्जांपल है कि एक आपके पास 18,832 लीटर पानी है, और उस पानी को आपको एक टैंक में डालना है।
जो टैंक का जो मेजरमेंट एल जो है वो 4 मीटर है, बी जो है वो 5 मीटर है। तो आपको एच फाइंड आउट करना है कि अगर ये एक टैंक है जिसका एल और बी इतना है, टैंक बहुत बड़ा है, ऊपर हाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं 18,832 लीटर पानी अगर उसके अंदर डाल दूंगा तो अब उसके अंदर कितनी हाइट तक पानी भरेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हमारा ये है कि एल, बी और एच। अब एल मीटर में होना चाहिए, बी मीटर में होना चाहिए, एच मीटर में होना चाहिए, और ये सब मिला के हो जाता है हमारा सीएमटी। तो एक्चुअली तो ये बहुत आसान हो जाता, लेकिन क्योंकि ये जो वॉल्यूम दिया है पानी का वो सीएमटी में नहीं दिया गया है, वो वॉल्यूम हमें दिया गया है लीटर में। तो 18,832 लीटर है, तो इसको पहले हमें कन्वर्ट कर देना पड़ेगा लीटर में। तो अगर आप देखिए 18,832, अगर इस लीटर को मैं सीएमटी में कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाता है 18.832 सीएमटी। तो ये हमारा हो गया 18.832 सीएमटी। तो अब हमें पता है एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू सीएमटी। तो एल हमें पता है 4, बी हमें पता है 5.5, एच हमें ढूंढना है, और हमारा ये जो यूनिट जो सीएमटी है वो 18.832 है। तो अब हमारा हो जाएगा 22H इज इक्वल टू 18.832, और ये जो हो गया हमारा 18 डिवाइडेड बाय 22, तो उसमें वाटर कॉलम जो होगी H इज इक्वल टू 0.856। अब भूलना ये नहीं है उसका यूनिट अब मीटर होगा, क्योंकि हमने पूरी सिस्टम्स को मीटर और सीएमटी सिस्टम्स में कन्वर्ट कर दिया था। अगर आपके पास इतना पानी है और ये आपके पास एरिया है तो वाटर कॉलम कितना होगा, तो डैम में कितने वाटर कॉलम पानी भरेगा अगर ये इस तरह से। तो ये कैलकुलेशंस इस तरह से प्रैक्टिकल वे में कई बार आते हैं टैंक वगैरह के बारे में भी। ठीक है, तो अब आगे रेनफॉल पे चलते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया, अगर इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है तो रेनफॉल वाले चक्कर को आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था हम वॉल्यूम को बार बार क्यों समझे। तो वॉल्यूम को बार बार समझने की जरूरत ये थी क्योंकि जब हम आगे चलते हैं, जब हमें पानी का कैलकुलेशन करना है तो बेसिकली ये होता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है जिसके ऊपर बारिश गिरती है। तो आपके पास 2 डायमेंशन तो हो गए एल और बी, क्योंकि जो एरिया था आपका, आप चाहे 1 एकड़ भूमि कहें चाहे 1 हेक्टर भूमि कहें, तो वो तो ऑलरेडी आपके पास इतना था। लेकिन अब इसके ऊपर बारिश हो रही है विच इज नाउ एच, तो एल, बी और एच। तो अब जाके हम हमारा वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो रेनफॉल जो है उसको भी समझना पड़ेगा कि वो कैसे मेजर होता है और किस यूनिट्स में इसको डिनोट किया जाता है, ताकि हम हमारा आगे का जो कैलकुलेशंस जो है वो हम कर सकें। तो इसको ध्यान में रखते हुए रेनफॉल जो है उसको हम समझें। तो इस तरह से रेन गिरता है, और ये जो रेन गिरता है उसको आप बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक फ्लैट बॉटम यूनिट ले लेना है। यूनिट इसमें हालांकि ग्राफिक्स में फ्लैट बॉटम नहीं दिया गया है, लेकिन आप मान के चलिए आपने फ्लैट बॉटम ले लिया है। आपको वो चाहे उसका जो शेप जो है वो राउंड है, चाहे उसका शेप जो है चौकोर है, कुछ भी है, आपको उसको खुले में रख देना है। अब जब बारिश होगी तो बारिश आप उसमें होने दें, और जो भी बारिश जो होगी उसको आप आपके मेजरिंग स्केल से मेजर कर ले। अगर आपने मेजरिंग स्केल से अगर मिलीमीटर में मेजर किया, सेंटीमीटर में मेजर किया, इंच में मेजर किया, आपको उसको एक्सप्रेस कर देना है। तो वो इसलिए आपने देखा होगा कि बारिश जो होती है वो कई बार मिलीमीटर में रिपोर्ट की जाती है, स्टैंडर्ड वे है, कई बार सेंटीमीटर में रिपोर्ट की जाती है, और कई बार जो बारिश जो होती है वो एक्चुअली इंच में भी डिनोट की जाती है। अब डिपेंड्स की सरकार तो एक ही तरह से बारिश को डिनोट करती है, लेकिन आपके वहाँ पॉपुलैरिटी किस चीज को सुनने और समझने की है। तो जैसे कच्छ की मैं बात करूं तो यहाँ अखबार में आएगा कि कल 2 इंच बारिश हुई, वहां मिलीमीटर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 2 इंच बारिश एक पॉपुलर समझने के लिए है। या इस पर्टिकुलर इलाके में आज 6 इंच बारिश हो गई तो इंच में लिखा जाएगा, क्योंकि ये पॉपुलर वे है उसको समझने के लिए। लेकिन वो किसी भी तरह से मेजर करो, आप इसको कन्वर्ट करके कर सकते हो। तो ये जो है वो इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को आप मेजर कर सकते हैं। यही तरीका है
दुनिया में इनिशियल वे में रेनफॉल को मेजर करने का। आई थिंक पॉपुलर वाला में इंच है, और रिकॉर्ड जो मीटियोलॉजिकल करती है उसमें एमएम में बारिश रिकॉर्ड होती है। दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। हाँ नहीं, ऐसा बारिश आप किसी भी चीज से हाँ मेजर करो, लेकिन अब जो सरकार का जो रिकॉर्ड जो आता है वो हाँ, मिलीमीटर में ही आएगा। मिलीमीटर में ही आता है, यही है। मिलीमीटर में ही आएगा, जी इंच जी में अपने सेंटीमीटर या इंच में आपके हाँ बारिश हाँ को डिनोट नहीं हाँ किया हाँ, जाएगा। जी जी जी। तो वो कॉमन है। लेकिन अब एक नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, चले, इस केस में तो एकदम फ्लैट बॉटम है, समझ लीजिए आप, फ्लैट बॉटम था हमारा, ठीक है। और जब हमने फ्लैट बॉटम वाला वेसल्स हमने ले लिया, तो ये देखो सीधा है, वर्टिकल है, इसमें कोई शेप, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, ऐसे वाला नहीं लेना है। तो ये वाला आपने कोई भी यूनिट्स वेसल्स ले लिया, और इस भाई साहब ने बाहर टेप लगा दिया है ऐसे करके, और टेप में उसने मेजरिंग लिख दिया है कि ये 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर हो गया, यहाँ पे उसने 20 मिलीमीटर हो गया, 30 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर हो गया, ऐसे करके उसने टेप लगा दिया, और इसने इसको खुले में छोड़ दिया, और खुले में बारिश इसमें होती रही। तो यहाँ पे देखिए, ये बारिश का एक लेवल दिख रहा है आपको, अंदर जो पानी भरा है, तो आप इससे देख सकते हैं कि 5, 6 और 7, तो इसमें लग रहा है कि उस वक्त तक 7 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो इस तरह से जो बारिश का जो वॉल्यूम मेजर किया गया था, वो एक्चुअली में ये मेजर किया गया था कि इस तरह से हमने कहा कि ये 7 मिलीमीटर बारिश हुई। अब देखिए, इससे फर्क ये नहीं पड़ता है कि ये जो हमारा जो यूनिट्स था, वेसल्स जो था, उसका मुंह छोटा है या बड़ा है। अगर मान लीजिए कि ये छोटा होता, छोटा सिलेंडर होता, तो भी उसके अंदर बारिश 7 mm ही गिरती, और मान लीजिए कि ये जो पूरा यूनिट जो था इससे 5 गुना बड़ा होता, समझ लीजिए, तो भी उसके अंदर उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इकट्ठा हो, वॉल्यूम तो ज्यादा होता, लेकिन इन टर्म ऑफ हाइट वो इतना ही पानी इसके अंदर इकट्ठा होता। तो ये जो है वो पूरा इस तरह से सिस्टम्स हमारा काम करता है। तो ये मेजरमेंट का ये सिस्टम्स है। एक ही रिक्वायरमेंट है ये मेजरमेंट की, कि आपका जो जिसमें आप मेजर कर रहे हो, इट हैज टू बी अ फ्लैट बॉटम। तो अगर उसमें पहले वाले चक्कर जैसा अगर ऐसा होगा तो शायद मुश्किल है, जैसे पहले वाले स्लाइड्स में कुछ था, तो वैसा नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है, क्योंकि ये आपको पर्टिकुलरली कोल्ड ड्रिंक की बोतल को काट के बनाया गया है। चलेगा उस लेवल पे बच्चों के लिए, लेकिन हमें फ्लैट लेना है। आजकल हमारे घर में भी फ्लैट बॉटम वेसल्स होते हैं, स्टील के होते हैं, फ्लैट बॉटम होते हैं, क्योंकि जब से इंडक्शन सगरी आ गई है घरों में, तो इंडक्शन सगरी पे रखने के लिए जो कुछ भी बर्तन हम लेते हैं, तपेला पतेला, तो वो फ्लैट बॉटम आते हैं। तो आप कुछ ना करें, वो फ्लैट बॉटम वाले को आपके छत पे रख दें, खुले में रख दें, ताकि कहीं से और पानी ना गिरे, बारिश का पानी इसके अंदर गिरने दे, इकट्ठा करें। आपके पास मेजरमेंट के लिए मेटेलिक स्केल है। मेटेलिक स्केल एक्चुअली बॉटम से 0 होती है। प्लास्टिक वाली स्केल का चक्कर ये होता है कि प्लास्टिक वाली स्केल जो होती है ना, बॉटम में 0 नहीं होती है, वो थोड़ा काट के आपको सही करना पड़ेगा। ये बॉटम से ही 0 होती है। आप उसके अंदर इमर्स करें, और इमर्स करने के बाद समझ देख लें कि भाई आपका कितना पानी इसके अंदर आया। तो ये बहुत एक आसान तरीका है मेजरमेंट का। यही तरीका है मेजर करने का रेनफॉल का, इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड किया गया इस तरह के यूनिट्स के साथ। इसमें और इसमें फर्क समझने की कोशिश कीजिए। ये जो इसका ऊपर का जो डायमीटर जो है या रेडियस जो है, ये एक फनेल बनाया गया है, और फनेल का डायमीटर और रेडियस के प्रोपोर्शन में ये नीचे के सिलेंडर को मार्क किया गया है। अगर मेरे पास ये सिलेंडर खो गया, तो मैं बाजार का कोई भी सिलेंडर इसमें लगा के काम नहीं कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें तो आसान था ना, क्योंकि इसमें तो डायमीटर बढ़ा, तो नीचे का स्टोरेज स्पेस भी चेंज हो गया, और उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो गया, तो इसमें कोई फर्क नहीं था। लेकिन जब ये वाला यूनिट हम लेके आए हैं, तो यहाँ पे ये दोनों को रिलेटेड है। तो आपको ये मेजरिंग यूनिट जो है उसको संभाल के रखना है। अगर ये मेजरिंग यूनिट खो गया आपका, तो अब ये इंस्ट्रूमेंट आपके काम का नहीं है। तो ये आपको केयरफुल, तो इसलिए मैंने लिखा है कि ये दोनों सेम नहीं है। हालांकि दिखता बहुत सेम है, बाहर से भी बहुत सेम दिखता है, लेकिन सेम नहीं है। ये आप घर पे काम कर सकते हैं, ये आपको बाजार से इस तरह के यूनिट्स मिलते हैं जिसको आपको काम में लेना है।
बहुत अभी तक जो बहुत ही कॉमनली रेन गेज जो यूज हुए हैं एज अ एनजीओ, हमने भी काफी सारी जगहों पे जो इंस्टॉल किए हैं वो ये वाले रेन गेज थे, जिसके अंदर ऐसा एक स्टोरेज के लिए एक यूनिट हुआ करता था और उसका एक ऐसा मेजरिंग सिलेंडर आता था। और मेजरिंग सिलेंडर वो जो ऊपर आपको बताया ना उसी तरह से था। इसका डायामीटर और मेजरिंग सिलेंडर को कैलिब्रेट किया गया था। तो यहाँ पे इसका ये जो है ये पानी को स्टोर करने का मतलब अंदर आने का डायमीटर है। तो इसी प्रपोर्शन में इस सिलेंडर को कैलिब्रेट किया गया है। अगर ये सिलेंडर मेरे से खो जाता है तो मैं इसको उपयोग में नहीं ले सकता हूं। मेरे को ये पर्टिकुलर कंपनी को पास वो पर्टिकुलर मॉडल भेज के वही सिलेंडर मंगवाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये एक जो है वो इन अ वे एक तरह से अपने साथ काम करने वाले सिस्टम है। कई बार ये सिलेंडर इसके अंदर ही रख दिया जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि सिलेंडर अंदर रखने से कई बार अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा हो गया तो सिलेंडर ओवरफ्लो हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो फॉर दैट पर्पस इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर ऐसा प्लास्टिक का बड़ा बोतल रख दिया, ताकि उस प्लास्टिक की बोतल में बहुत क्वांटिटी ऑफ वाटर इकट्ठा हो सके। मतलब आप हफ्ते 10 दिन तक अगर इसको मेजर नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। और इसके बाद आप इससे आप बार बार इसको मेजर कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर 10 दिन या 15 दिन के ड्यूरेशन में कितना बारिश हुआ है। तो ये तो बहुत ही कॉमन है। आप मतलब कई बार एनजीओ ने अपने वाटरशेड विलेजेस में इसको लगाया भी है और आज भी कई बार लोकल वाटर रेनफॉल मेजरमेंट्स के लिए इसको लगाया जाता है। इसी का एक एडवांस वर्जन बना था जो आज भी बहुत सारी ऑब्जर्वेटरियों में लगा हुआ है। कि उसमें तो क्या था, हमें पता नहीं चल रहा है कि भाई बारिश कितना हुआ वो पता चल सकता है, लेकिन कितने समय में कितना बारिश हुआ वो हमें पता नहीं चल रहा था। तो ये बेसिकली एक ऑटोमेटिक रेन गेज का आप समझ के चलिए बहुत पुराना वर्जन है। आज भी शायद बहुत जगहों पे ये काम करता है। ये बेसिकली एक घड़ी जैसा कुछ बनाया गया है और घड़ी के ऊपर एक ग्राफ पेपर लगा देना है और इसका जो स्पीड जो है वो 1 घंटे में उसी तरह से घूमेगा जिस तरह से हमारी घड़ी घूमती है। और यहाँ पे एक डिनोट पेन मार्क किया गया है, तो पेन जो है वो मार्क करेगी। और पेन जो है वो एक यहाँ सेंसर नहीं होता है, एक टिपिंग बकेट सिस्टम्स होता है। तो जब भी पानी इकट्ठा होगा तो वो ये जो है वो ऊपर नीचे होता रहेगा पेन, और उसकी वजह से आप मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका ग्राफ एक मिलता है। ग्राफ में एक तरफ टाइम होता है और दूसरी तरफ रेनफॉल इन एमएम होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि बारिश कितना हुआ और इससे हमें यह भी पता चलता है कि बारिश का इंटेंसिटी क्या था। तो देखिए नॉर्मली जिस तरह से ये बना है आप समझ सकते हैं कि जिसने भाई साहब ने बनाया है सुबह 8 बजे आपको इसको लगा देना था, क्योंकि सुबह काम करेगा कोई तो सुबह 8 बजे लगा देगा, 8, 10, ये आगे चलते चलते रात के 12 बज गए, रात के 2 बज गए, रात के 4, सुबह के 6, 8 और 10। तो ये जब यहाँ पे 8 आएगा इससे पहले आपको फिर से यहाँ पे इसको लगा देना है फिर से 8। तो ये 24 घंटा मेजर कर सके इसके लिए इस तरह की सिस्टम्स को बनाई गई थी। और मेरे को लगता है कि आज भी बहुत सारी ऑब्जर्वेटरी में ये सिस्टम्स आज भी कायम है और आज भी इससे मेजर होती है। लेकिन अब रेनफॉल मेजरमेंट की जो सिस्टम्स जो हैं वो बहुत ही चेंज हो गई है। अभी ऑटोमेटिक जो आ रहे हैं वो नॉट ओनली ऑटोमेटिक है, इन मेनी वे वो बहुत एडवांस्ड है। तो जो पहला वाला हमने देखा वो मैनुअल था, हमने दूसरा वाला टिपिंग बकेट का ऑटोमेटिक था। लेकिन आप देखिए ऑटोमेटिक कैसा था, उसमें आपको पेपर रोज ग्राफ पेपर लगाना है, वो पेन में स्याही नहीं है तो स्याही भी भरना है, ये सब करना है। लेकिन इसके बाद एक दूसरे वेइंग रेन गेज आने शुरू हो गए थे जो ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट थे। उसके बाद फ्लोटिंग साइफन आ गए, उसके बाद ऑप्टिकल रेन गेज आ गए, इसके बाद एक्वेस्टिक रेन गेज आ गए और उसके बाद वेदर रडार भी आ गए। तो जैसे जैसे समय चलता गया ये सिस्टम जो है वो मेजरमेंट की एडवांस होती गई। लेकिन चाहे वो सिस्टम मेजरमेंट की कितनी भी एडवांस हो गई हो, अल्टीमेटली हमें बताता वही चीज है जो एक्चुअली हमें ये बताता है। यहाँ पे कितना इसके अंदर जो बारिश गिरा था, या इसको भी छोड़िए, ये है अगर रडार ने हमको बताया कि यहाँ पे 5 mm बारिश हुई है, तो मतलब उसी दिन अगर आपने ये बर्तन को बाहर खुले में छोड़ा होता तो यहाँ 5 तक पानी भरा होता। तो
मेजरमेंट में कन्वीनियंसी आए उसके लिए काफी सारा सोफिस्टिकेशन हमने इस्तेमाल किया है रेनफॉल मेजरमेंट में, लेकिन जो प्रिंसिपल है, जो बताने का जो तरीका जो है वो वही है। तो आज भी हमें जो कुछ भी डेटा मिलता है वो हम mm में ही बताते हैं। रेनफॉल मेजरमेंट का एक दूसरा होता है एस्पेक्ट्स, वो एस्पेक्ट्स होता है कि आप कितनी बार मेजर करेंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी पे मेजर करेंगे। तो जैसे एक जो है अभी जो हम एक जो आपने जो डेटा लिया था वो ये लिया था, सबसे लास्ट वाली लो मैं बता रहा हूँ, मंथली या सीजनल भी क्या, हमने तो पकड़ लीजिए हमने तो एनुअल लिया था। तो मतलब सीजन शुरू होने से लेके सीजन खत्म हुआ या साल खत्म हुआ तब तक कितना बारिश हुआ वो हमने बताया कि भाई आपने जब आपका रेनफॉल का असाइनमेंट्स किया था तो रेनफॉल के असाइनमेंट में आपने बताया कि हमारे यहाँ एवरेज एनुअल रेनफॉल इतना mm है, तो वो आपने ये डेटा को हमें बताया था कि हाँ ये इतना है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस से ये डेटा बहुत काम में आता है कि एक्चुअली में रेनफॉल जब भी कोई मेजर करता है वो एक्चुअली 24 आवर बेसिस पे करता है, मतलब हर 24 घंटे में वो बारिश को मेजर करता है कि सुबह 8 बजे से दूसरे दिन सुबह 8 बजे कितना बारिश हुआ होगा उसको मेजर किया जाएगा। और जब आपको सीजनल बताया जाता है तो एक्चुअली उन सबका एक्चुअली एग्रीगेटेड डेटा होता है, क्योंकि कोई उस तरह से काम लेता नहीं है। कई बार ये आवरली बेसिस पे भी मॉनिटर किया जाता है। आवरली बेसिस पे मॉनिटर करने का एक अलग ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आप मतलब 365 दिन आवरली बेसिस पे डेटा मॉनिटर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बारिश होती नहीं है तो आप आवरली बेसिस पे 0 मॉनिटर क्या करेंगे। लेकिन जब बारिश हो रही होती है एक्चुअली में, तो जैसे कोई डैम साइट है, स्मॉल या स्पेशली मीडियम इरिगेशन डैम है, तो मीडियम इरिगेशन डैम पे एक्चुअली एक छोटी ऑब्जर्वेटरी बनी होती है, और वो जो छोटी ऑब्जर्वेटरी होती है उसमें रेनफॉल मेजरमेंट की एक सिस्टम होती है, और जो रेनफॉल मेजरमेंट्स होता है वो आवरली बेसिस पे किया जाता है। जब बारिश हो रही होती है तो वो लिखेगा कि सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में इतना बारिश हुआ। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि वो एक्चुअली नोट करता है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ अ रेनफॉल। तो आपने जब असाइनमेंट्स किया है तो बहुत सारे लोगों ने आपके इलाके का हाईएस्ट, आपके मतलब जो स्टडी इलाका था उसका हाईएस्ट इंटेंसिटी रेनफॉल मेजरमेंट का क्या था, तो उसमें आपने लिखा है कि भाई इतना mm पर आवर या इतना इंच पर आवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस सेंस में, ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको मेजर किया जाता है। तो ये आपको डेटा कई बार डैम साइट्स के रजिस्टरों में भी मिल जाता है। और कई बार बहुत ही जैसे बहुत ही बड़ा डैम है, तो बहुत बड़ा डैम है तो वहां तो सेकंड और मिनट के बेसिस पे कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर रेनफॉल को मॉनिटर किया जाता है। ड्यूरिंग रेनफॉल और स्टॉर्म एनालिसिस के लिए इवेंट बेस्ड डेटा भी दिया जाता है कि भाई ये 5 घंटे में इतना बारिश हुआ तो कितना स्टॉर्म वाटर उसने जनरेट किया था। तो हमें जो काम का डेटा है मैं मानता हूं एक डेली वाला काम का है, और एक होता है जो मंथली जो हमारा एवरेज होता है वो काम का है। तो ये दो तरह के डेटा को हम इस्तेमाल करते हैं रेनफॉल को अंडरस्टैंड करने में और फर्दर उसके मेजरमेंट को फर्दर काम में लगाने के लिए। तो इसको ठीक है, 2 एग्जांपल और हैं, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो बताइए। तो इसको पहले रेस्ट करते हैं आपके आंसर्स को, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सब ओके है? जी जी ठीक है जी। तो फिर से 2 छोटे एग्जांपल है। आप एक वाटरशेड है आपके पास और वो 23 एकड़ का वाटरशेड है, और ये 23 एकड़ का जो वाटरशेड है उसमें 13 इंच बारिश हुई। तो आपको कैलकुलेट ये करना है कि भाई आपका कितना क्यूबिक मीटर वाटर बारिश हुई। अभी बारिश में रन ऑफ में नहीं जा रहा हूं, रन ऑफ के लिए शेषना बेन का सेशन अलग से, ठीक है। तो क्योंकि ये हमें एकड़ था तो हमें इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है, मेट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट करना है। पहले इंच को हमने कन्वर्ट कर दिया मेट्रिक सिस्टम में, तो 13 इंच था तो 2.54 से मल्टीप्लाई किया तो 13.02 सेंटीमीटर आ गया, और इसको फर्दर 100 से डिवाइड कर दिया तो कन्वर्ट इनटू अ मीटर, तो हमारे पास आ गया 0.3302 मीटर, मतलब 0.33 मीटर। तो इतना वॉल्यूम, इतनी हाइट, इतनी एक्चुअली हाइट थी वाटर की, बारिश जो फॉल हुआ था, ठीक है।
अब एकड़ का बात आई तो एकड़ को हमने सीधा 4000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा हो गया स्क्वायर मीटर। तो क्योंकि 2 स्क्वायर तो आ गए, एक तीसरा हमारे पास था हाइट का, तो एरिया इंटू हाइट, तो ये बहुत स्पेसिफिक हो गया, एरिया इंटू हाइट, वाटर कॉलम की हाइट। तो वाटर कॉलम की हाइट को हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30,360 क्यूबिक मीटर हमें आ गया। तो ये एक बहुत आसान तरीका था कि कितना वॉल्यूमेट्रिक ऑफ वाटर आया। अब रन ऑफ का कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो पहले ये कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम रन ऑफ को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि रन ऑफ के परसेंटेज इसके ऊपर इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो आगे चल के शिशु नवीन आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि 27.5 हेक्टर का एक आपका वाटरशेड था और उस वाटरशेड में 803 मिलीमीटर बारिश हुई। तो आपको फिर से बताना है कि कितना सीएमटी बारिश हुई, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल जो है वो आपके साथ, आपका जो प्रैक्टिकल जो आपने किया है उसके साथ बहुत घुल मिल जाता है। आपके पास ऑलरेडी एरिया इन स्क्वायर मीटर है। आपको जब कैलकुलेशन करवाया गया था तो आपने जो कैलकुलेशन किया है वो ऑलरेडी आपके पास स्क्वायर मीटर में है। अगर आपको उस स्क्वायर मीटर को हेक्टर में कन्वर्ट करना है तो स्क्वायर मीटर को यू डिवाइड इट बाय 10,000, तो आप हेक्टर में कन्वर्ट कर पाएंगे। मेरे ख्याल से उस दिन किसी ने, शिवाली या किसी ने प्रश्न पूछा था कि इसका हेक्टर कितना होगा, तो हेक्टर का मैंने कहा था कि हम उसके पूरे कन्वर्जन को समझेंगे। तो कन्वर्जन का ये आज का जो हमारा अंडरस्टैंडिंग था वो ये है कि इसको आपको 10,000, अगर कोई बोले कि वो जो पर्टिकुलर एरिया था टॉपो मैप 1 का, वो आप हमें एकड़ में बताइए, तो आपके पास जो स्क्वायर मीटर है यू जस्ट डिवाइडेड बाय 4,000, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा एकड़ में, ठीक है। तो ये जो था इसमें इंच और उसका कन्वर्जन कुछ नहीं था, तो ये 830 मिलीमीटर है। अब 830 मिलीमीटर है तो हमें ये, क्योंकि ये भी मेट्रिक सिस्टम है, ये भी मेट्रिक सिस्टम है, तो हमारा एरिया का मतलब हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हमने 830 को पहले 10 से डिवाइड किया, ये ध्यान रखिएगा, 830 को 10 से डिवाइड करना है टू कन्वर्ट इनटू अ सेंटीमीटर। अगर आपने सीधा 100 से डिवाइड कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर जब 100 इकट्ठे होंगे तब मीटर होगा। तो पहले हमने इसको 10 से डिवाइड किया और इसके बाद हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा जवाब आ गया 0.83 मीटर। फिर से आ जाते हैं, जो हमारा हेक्टर जो था वो होता है 10,000 स्क्वायर मीटर, तो हमें इसको पहले स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है। हेक्टर, अब देखिए हेक्टर को सीधा मीटर से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, 27.5 कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड विद 0.83, ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वो हेक्टर है, वो मीटर में नहीं आया है, तो उसको मीटर में लाना पड़ेगा। तो ये मीटर में लाने के लिए उसको मैं 10,000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2,75,000 स्क्वायर मीटर। अब इतना हो गया तो अब आपका काम आसान हो गया, यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई एरिया विद हाइट, और जब एरिया और हाइट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ गया आपका क्यूबिक मीटर। तो अब आपका क्यूबिक मीटर हो गया 2,28,250 क्यूबिक मीटर। तो ये जो है एक आपके पास एक काम करने के लिए आसान हो जाएगा, आगे का काम करने के लिए। तो मेरे ख्याल से यही ओके, तो यही एक लास्ट मेरा मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल जो डेवलप किया गया था ये था। तो अगर इसमें अगर आपको कोई मतलब असुविधा है, समझ में अभी भी कुछ कम है तो पूछिए। ओके, आपको एक एग्जांपल सोल्व करना है। मेरे पास 2 बॉक्स है और दोनों बॉक्स का जो मेजरमेंट जो है वो 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर है। 2 बॉक्स है और दोनों का मेजरमेंट 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर है। अब उसमें एक बॉक्स जो है उसमें मैं एक सॉलिड बॉल डालूंगा, बॉक्स तो एम्प्टी है, उसके अंदर मैं एक सॉलिड बॉक्स डालूंगा जिसका रेडियस 0.5 मीटर है, ठीक है। और जो दूसरा जो खाली बॉक्स जो एम्प्टी है उसमें मैं 8 सॉलिड बॉल डालूंगा जिसका वॉल्यूम जो है जिसका रेडियस जो है वो 0.25 मीटर है। आपको ये बताना है कि जो एम्प्टी स्पेस जो रहेगा वो दोनों में से किस में ज्यादा रहेगा। पहले वाले बॉक्स में जहां पे हमने बड़ा बॉल डाला है उसमें एम्प्टी स्पेस ज्यादा रहेगा, या वो वाले बॉक्स में जिसमें हमने 8 बॉल डाले हैं। तो आपको ये कैलकुलेट करके बताना है। अगर आप कर सके तो यहाँ पे आपको 4/3 पाई r क्यूब वाला जो मुझे लगता है फॉर्मूला आपको उपयोग में आएगा।